गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? सभी तंदुरुस्त हो? फैमिली में सारे बढ़िया हैं? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ। मैं भी एकदम मस्त हूँ, देखो रंग बिरंगा लग रहा हूँ आज। बच्चा कह रहा है हाँ आज बहुत रंग बिरंगे लग रहे हो। ओ माय गॉड, चलो थैंक यू सो मच। अच्छा इधर सुना ध्यान से। अब आज हमारी यूट्यूब पे लास्ट डेमो क्लास है। दो क्लास हमारी हो चुकी हैं। उन दोनों क्लास में जो भी आपके सिलेबस में, चाहे वो इनकम टैक्स कवर है चाहे वो जीएसटी कवर है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, उसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, वो सारी की सारी बातें हमने अभी दोनों क्लास के अंदर देखी है। अब आज की क्लास नंबर 3 में हमें क्या समझना है, अब ये लगा लो मेन जो हमारी, अब जो समझना स्टार्ट होगा ना, जो एक एक टर्म्स को हम पकड़ के समझेंगे, वो क्लास नंबर 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। अच्छा इधर सुना ध्यान से। अब क्लास नंबर 3 के बाद यूट्यूब पे तो कोई क्लास नहीं आएगी। अब जो बच्चे ऑलरेडी क्लासेस परचेज कर चुके हैं, उनकी ड्राइव पे 16 तारीख से क्लास आना स्टार्ट हो जाएगी। और जो बच्चे क्लास परचेज करना चाहते हैं, उनका भी बैच हमारा 16 तारीख से स्टार्ट होगा। मैंने दो नंबर आपको पहले दिए थे सर, ये दो नंबर आपके सामने मैं दोबारा रख रहा हूँ, वही वाले। ठीक है। अगर किसी बच्चे का कॉल बाई चांस नहीं उठता, तो वो इस नंबर पे ना, ऊपर वाले नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, क्योंकि कई बार कॉल पिक नहीं होता। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और इन दोनों नंबर पे कॉल किसी भी नंबर पे कर सकते हो, अगर कोई सीए वाला बच्चा है। और अगर कोई मे 21 वाला बच्चा है, ऑब्वियस सी बात है ये बैच मे 21 वालों के लिए नहीं है, सिर्फ जीएसटी ही कंप्लीट होगा, पूरा टैक्स कंप्लीट नहीं होगा। बट अगर वो गाइडेंस लेना चाहता है तो भी वो व्हाट्सअप कर सकता है, सर मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ, उसको मैं प्रॉपर रिप्लाई करूंगा, जो मेरी तरफ से बेस्ट हो सकेगा ना उसको मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है। तो आपने भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप कहते हो कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए, तो बिना झिझक इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, आपका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है जी। चलो इधर सुना ध्यान से। अब आज की क्लास का हमारा टारगेट क्या जी? आज की क्लास का हमारा टारगेट है, एक तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, या जीएसटी एक्ट है, या इंडिया में कोई भी एक्ट है, वो एक्ट कैसे बनता है, पहली बातों में वो समझनी है। अच्छा इस एक्ट को समझते हुए ना, जो पहली क्लास में बच्चे ने डाउट मुझसे पूछा था कि सर वो फाइनेंस बिल क्या होता है, या फाइनेंस एक्ट क्या होता है, वो सारी की सारी बातें आज आपको समझ में आ जाएंगी। इट मीन्स आज की क्लास के एंड में वो सारी टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगी, जो इनकम टैक्स में काफी टाइम बार यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज किया फाइनेंस एक्ट, मैंने यूज किया फाइनेंस बिल, इनका मतलब क्या है वो भी आज हम देखेंगे। और एक टर्म होती है मेमोरेंडम टू एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल। अब ये मेमोरेंडम टू एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल क्या होता है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। बजट स्पीच क्या होती है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब मेनली जो छोटी छोटी टर्म्स हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसको आज हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपके कुछ रूल्स भी होते हैं, आपको शायद पता हो, कंपनी लॉ अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, या अगर आपने कभी सुना हो, जैसे इनकम टैक्स एक्ट होता है ना, ऐसे इनकम टैक्स के ना कुछ रूल्स भी होते हैं। अब ये रूल्स क्या होते हैं, रूल्स बनते कैसे हैं, बनाने वाला कौन है, वो भी आज हम समझेंगे। फिर आपने कभी सुना होगा कि इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन आती है। जैसे इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन आती है ना, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम टैक्स में भी काफी सारी नोटिफिकेशन आती हैं। अब इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, इस सर्कुलर का मतलब क्या है, वो भी आज हम समझेंगे। और जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कभी सुना होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आती हैं, उस जजमेंट्स का हमारे टैक्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी बातें जो हैं वो भी आज हम समझना स्टार्ट करेंगे। तो मेनली आज हमें ये पांच बातें समझनी है, कि पहली बात तो एक्ट कैसे बनता है, वो सारा आज हम समझ लेंगे। दूसरी बात नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, और जब जजमेंट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, वो आज हम यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है जी। चलो जी इधर सुना ध्यान से। अब वन बाय वन समझना स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले मुझे बताओ, क्लास नंबर 1 और 2 में कोई डाउट तो नहीं है? जितने बच्चों ने भी दो क्लास देखी है, उन दोनों क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि आपने क्लास नंबर 2 के कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट नहीं डाला। कमेंट क्लास नंबर 1 के कमेंट बॉक्स में डाउट था, उसका मैंने रिप्लाई कर दिया था। अब अभी तक मैं ये मान रहा हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है जी। इधर सुनना ध्यान से, अब इधर सुनना। अब यहाँ पे आज जो हमें स्टार्ट करना है, कि सबसे पहले एक्ट कैसे बनता है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। अब सर याद करो, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी ना, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो आपके सीए इंटर का टैक्स है, उसमें दो टैक्स कवर होते हैं, एक तो कवर होगा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कवर होगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा, तो मैंने पहले भी कहा था कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, कि ऐसा कोई टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा, अगर बर्डन भी सेम पर्सन पेगा, तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। और ऐसा कोई भी टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा, अगर बर्डन किसी दूसरे पे आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारी बातें हमने कल की क्लास में समझी थी। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूं। अब अगर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करता हूं, तो देखो जी यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने क्या समझाया था, कि अगर लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पे होगा, तब तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा।
और अगर लेवी एंड बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पे होगा फिर वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मुझे रिवीजन करवा सकता है कि मैंने कल की क्लास में क्या कहा था कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसकी नेचर कैसे होती है, रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव? सर इसकी नेचर होती है प्रोग्रेसिव। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ेगा। और देख मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दीज आर लिंक विद द पेइंग कैपेसिटी। मतलब जितनी इनकम ज्यादा होगी उसके बेस पे आपका टैक्स बढ़ेगा, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद ये नेचर है रिग्रेसिव, इसका मतलब क्या था, फिक्स नेचर। और ये दीज आर नॉट लिंक विद द पेइंग कैपेसिटी, मतलब ये अमीर और गरीब में भेद नहीं करता जी। गवर्नमेंट सिंपल सी बात ये बात करना चाह रही है कि चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, दोनों ही केस में जो भी वो सामान परचेस करेगा उस केस में जीएसटी का रेट सेम लगेगा। तो सिंपल सा फंडा ये निकल के आ रहा है कि इसकी नेचर होती है फिक्स और वो होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ेगा। ये सारी बातें हमने कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब एक बात मुझे सोच के बताना जी, ये बातें डिस्कस करने के बाद ना ये तो समझ में आ गया कि भैया डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, ये सारी बातें हमारी हो चुकी। अब बच्चा ये बात कहता है सर हमारे सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स में सभी टैक्स थोड़ा कवर हैं, इनकम टैक्स कवर है। मैं कह रही बिल्कुल सही बात है। दूसरा बच्चा ये बात कहता है कि सर हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स में सारे टैक्स थोड़ा कवर हैं, सिर्फ जीएसटी कवर है। मैं कह रही बिल्कुल सही बात है। और ये बात मैंने क्लास नंबर 1 के अंदर ही बताई थी कि इनकम टैक्स हमारे एग्जाम में 60 नंबर का है और जीएसटी हमारे एग्जाम में 40 नंबर का है। इन दोनों के अलावा कोई भी टैक्स हमारे सिलेबस में कवर नहीं है। इट मीन वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम लॉ भी होता है बट वो सीए फाइनल में आएगा, सीए इंटर में नहीं है। अब सुनना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब हमारे सिलेबस में दो टैक्स हैं, ये तो क्लियर हो गया। एक तो हो गया इनकम टैक्स, दूसरा हो गया जीएसटी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सोच समझ के बताना सर। अब अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा, क्या ये टैक्स आपका सेंट्रल लेवल का है या स्टेट लेवल का है? याद करो मैंने कल भी कहा था कि इनकम टैक्स जो है ना वो सेंट्रल लेवल का है। और अगर मैं जीएसटी की बात करूंगा तो ये सेंट्रल लेवल का भी है और स्टेट लेवल का भी है। अब बच्चा ये बात कहता है सर कि कोई भी टैक्स किस लेवल का होगा उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि इसका रेवेन्यू किस गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो इससे ही पता लगेगा। इट मीन अगर मैंने बोला कि इनकम टैक्स सेंट्रल लेवल का है तो इनकम टैक्स का सिंगल सिंगल पैसा जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। इट मीन आर पूरे इंडिया में कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स पे करेगा उसका रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, रीजन बिंग क्योंकि वो सेंट्रल लेवल का है। और अगर बात मैं जीएसटी की करूंगा तो जीएसटी आपका सेंट्रल लेवल का भी है, स्टेट लेवल का भी है। इसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। तो पहली बात तो ये समझो कि हमारे सिलेबस में जो दो टैक्स हमें पढ़ने हैं वो दो तरह के हैं, एक तो सेंट्रल लेवल का और दूसरा जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल का है। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूं, क्योंकि सेंट्रल लेवल का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट लेवल का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। इसलिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमारे सिलेबस में जो टैक्स है वो कौन से लेवल के हैं। चलो ये तो क्लियर हो गया भाई, अगर ये टैक्स सेंट्रल लेवल का है तो इसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और अगर ये वाला टैक्स आपका दोनों लेवल का है तो सेंट्रल लेवल का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट लेवल का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर मन में ये आता है कि अगर सेंट्रल लेवल का टैक्स कोई है उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और अगर स्टेट लेवल का कोई टैक्स है उसका रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो अगर रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो सोच समझ के बोलना, क्या इस टैक्स को बनाने वाली भी ये गवर्नमेंट होगी या बनाने वाला कोई और होगा? और याद करो सर, ये कल की क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कभी लॉ नहीं बनाती, दैट इज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगी, बट इसके बिना ना आपको कोई भी लॉ समझ में नहीं आएगा। सर बिलीव मी, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, अगर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करोगे, चैप्टर नंबर 1 आपको लगेगा समझ में आ रहा है, एक हफ्ते के बाद ना या 10 दिन के बाद बात कर लेना, वो सारा भूल जाओगे। रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगर उसका ओरिजिन ही नहीं पता कि वो बना कैसे तो आप क्या पढ़ोगे। तो पहले ये तो पता हो कि जो हमारे सिलेबस में ये टैक्सेशन कवर हैं वो किस लेवल के हैं, रेवेन्यू किस गवर्नमेंट के पास जाता है, इसको बनाने वाला कौन है। तो पहली बात तो ये समझो कि दो टैक्स होते हैं, सेंट्रल और स्टेट, और हमारे सिलेबस में दोनों ही हैं, सेंट्रल लेवल भी है और स्टेट लेवल भी है। सेंट्रल लेवल का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा
स्टेट लेवल का रिवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, बट अगर रिवेन्यू इस गवर्नमेंट के पास जाएगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है इसको बनाने वाली ये गवर्नमेंट है। अब बच्चा ये बात कहता है सर, अगर इसको बनाने वाली ये गवर्नमेंट नहीं है फिर बनाने वाला है कौन? और जो भी इस लॉ को बनाने वाला है उसको पावर कहां से मिलती है? भाई सिंपल सी बात है सर, मेरे पापा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमने तो आज तक यही सुना था कि इनकम टैक्स बनाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जीएसटी बनाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होती हैं। अब अंकल आपने नहीं, आपके बच्चों ने भी ये कई बार सुना हुआ है कि इस लॉ को बनाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है और इस लॉ को बनाने वाली स्टेट गवर्नमेंट है। जब उन्होंने सुना, अगर वो थोड़ा सा माइंड लगा लेते कि अगर गवर्नमेंट ही लॉ को बनाने वाली होती तो आज बीजेपी कुछ भी बना सकती थी सर। आज ये जो फार्मर्स बिल पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अगर इस लॉ को बनाने वाली बीजेपी ही होती तो भैया बीजेपी 2 सेकंड में एक्ट कन्वर्ट करती और काम खत्म हो जाता। हाँ नो डाउट आज उनकी मेजोरिटी है, बट कोई भी लो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हाँ बोलेगी तो बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने कल भी कहा था सर, अगर ऐसा होता तो जीएसटी 2014 में ही आ जाता। और आज जो भी लो लेके आना है 2 मिनट में बीजेपी क्या करती, हम एक्ट बना रहे हैं हम तुमसे पूछेंगे ही नहीं। तो आज जो ये राज्यसभा होती है, जो ये लोकसभा होती है, वो किस लिए होती है? वो इस लो को पास करने के लिए होती है। तो कभी भी लो बनाने वाली जो है वो गवर्नमेंट नहीं होती सर, लो बनाने वाली अलग अथॉरिटी होती है। अब एक बच्चा गुस्से के अंदर बैठा है, कहता अगर ये लो बनाने वाली अलग अथॉरिटी होती है और लो को इंप्लीमेंट करने वाली अलग अथॉरिटी होती है तो ऐसी बातें कहां लिखी हुई हैं? या अपनी मर्जी से बोल रहे हो? सर ये सारी बातें जब हम क्लास नंबर 6 करेंगे, जब मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कराऊंगा उसमें आपको बताऊंगा ये सारी बातें जो हैं इंडिया के संविधान के अंदर लिखी हुई हैं। और दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, वो क्लास नंबर 6 जो हमारी होगी उसमें आपको बता दूंगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर। बस अभी इतना समझो, क्या जो बातें मैं बोल रहा हूं कि लो को बनाने वाली गवर्नमेंट नहीं होती, लो को बनाने वाली दूसरी अथॉरिटी होती है, ये सारी की सारी बातें आज इंडिया के संविधान के अंदर लिखी है। और आपकी थोड़ी सी जानकारी और इंप्रूव कर दूं, जब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जीएसटी का, जब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जीएसटी का, आपको बताऊंगा कि इंडिया के संविधान में ना, अच्छा कोई बताएगा इंडिया के संविधान को बनाने वाला कौन था? कौन था? नालायक बच्चा कह रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी ने इंडिया का नालायक, इंडिया के संविधान को बनाने वाला कौन था? हाँ यस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपने कभी नाम सुना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इंडिया का संविधान इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है। अब एक बार सोच समझ के बोलना, 26 जनवरी को हमारा संविधान इफेक्ट में आया था, तो जो जब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया ना, उन्होंने कहा जी मैं 3 अथॉरिटी बना रहा हूं। और आज जितने भी लॉज बनते हैं, मैंने कल भी कहा था, जितने भी लॉज बनते हैं वो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। इट मीन अगर कोई भी लॉज के अगेंस्ट बनेगा वो लॉ प्रैक्टिकल लाइफ में इनवैलिड करार होगा, वो लॉ वैलिड नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। अब बच्चा ये बात कहता है सर कि अब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने इंडिया का संविधान लिखा होगा तो उसमें लॉ बनाने वाली अथॉरिटी कौन सी है, लॉ इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? कहीं अलग अलग लिखा था? आंसर इज यस। इवन 2 अथॉरिटी नहीं, उन्होंने 3 अथॉरिटी बनाई थी। आज इंडिया के संविधान में 3 अथॉरिटी हैं और यही 3 अथॉरिटी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होती हैं। चलो वैसे मुझे क्लास नंबर 6 में करवाना था, बट आपको आज ही बता दूं कि 3 अथॉरिटी जो होती हैं, सबसे पहली अथॉरिटी जो होती है दैट इज लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। फर्स्ट अथॉरिटी का नाम क्या है? हर बच्चा मेरे पीछे बोलेगा जी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। दूसरी अथॉरिटी का नाम है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और तीसरी अथॉरिटी का नाम है जुडिशरी डिपार्टमेंट। मतलब पहला है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो लॉ को बनाएगी, दूसरा है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो लॉ को एग्जीक्यूट करेगी, और तीसरा है अगर लॉ को इंप्लीमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फिर होगी जुडिशरी, दैट इज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो अब कभी भी देखना, आज इनकम टैक्स के जो भी इश्यूज होते हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि जब भी इनकम टैक्स वाले आपके अगेंस्ट कुछ करते हैं आप आगे जाके अपील कर सकते हो, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, और ये आपकी पावर है, ये आपका अधिकार है। ये बात कहां लिखी है? इंडिया के संविधान में लिखी है। तो आज 3 अथॉरिटी हैं एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो आज हमें क्या देख रहे हैं कि जो भी आज इंडिया में लॉ बने हैं उस लॉ को बनाने वाला कौन है, लॉ किस तरह से बनते हैं, ये आज हमें यहां पे देख के जाना है।
तो पहली बात तो ये समझो अपने माइंड में, आज ये सेट करके जाओगे कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती, वो लॉ को एग्जीक्यूट करने वाली होती हैं, वो लॉ को बनाने वाली नहीं होती। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती और अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती, फिर लॉ को बनाने वाला है कौन? अब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा कि लॉ को बनाने वाली दो अथॉरिटी होती हैं, एक तो होती है पार्लियामेंट और एक होती है स्टेट असेंबली। इट मींस बी आर अंबेडकर ने बोला कि जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के लॉ होंगे, जो भी आपके सेंट्रल लेवल के लॉ होंगे, उसको बनाने की जिम्मेदारी जो है वो पार्लियामेंट की है, और जितने भी आपके स्टेट लेवल के लॉ होंगे उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट असेंबली की है। आपने शायद कभी नाम सुना होगा विधानसभा, आपने शायद कभी नाम सुना होगा लोकसभा, आपने शायद कभी नाम सुना होगा राज्यसभा। अब सर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब ये जो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, क्या ये गवर्नमेंट है? क्या यहाँ पे सारी पार्टीज होती हैं? आपने कभी देखा होगा वो जहां चलते हैं ना जूते चप्पल, वो एक दूसरे को मारते हैं, मतलब कहते वो कई बार सेशन पूरा ही नहीं होने देते। मतलब वहां पे अगर किसी ने बोला हाय 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 बीर, तो वो संसद, आपने अगर कभी भी देखा हो इंडिया की संसद जो है, लोकसभा राज्यसभा के जो सेशन चलते हैं, तो लॉ जो बनते हैं वो वहां के अंदर बनते हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो आज जितने भी सेंट्रल लेवल के लॉ हैं, फटाफट से बोल दो, बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट की। जितने भी स्टेट लेवल के लॉ हैं उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट असेंबली की है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। बच्चा कहता है चलो सर ये समझ में आ गया भाई, आज हमें इतनी बातों समझ में आ गई कि लॉ को बनाने वाली गवर्नमेंट कभी नहीं होती, लॉ को बनाने वाली होती है या तो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली, ये हमें समझ में आ गया। अब एक बच्चा कहता है सर ये सारी बातें हमने समझ ली कि लॉ को बनाने वाला कौन है, बट ये लॉ बनता कैसे है? क्योंकि जब क्लास नंबर 1 थी ना, तो आपने एक वर्ड यूज किया था कि हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है, तो आधा ध्यान तो हमारा वहीं खत्म हो गया था। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि फाइनेंस एक्ट होता क्या है, तो फाइनेंस एक्ट वर्ड सुन के तो हम घबरा ही जाएंगे ना। तो वो सारी बातें अब आपके सामने आने जानी है। इट मींस जब मैंने बोला कि सेंट्रल लेवल के लॉ बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के पास है, तो इस लॉ को बनाना कैसे होता है वो सुना ध्यान से। पहले तो एक बात मुझे बताओ जी, किस किस बच्चे ने कभी सुना है, मैं ये नहीं कह रहा पता है, किस किस बच्चे ने कभी सुना है हर साल बजट आता है? एक बार हैंड रेस करके बताओ, ऐसे घर बैठे बैठे सर ऐसे नहीं बैठना, जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करके बताओ जी, किस किस बच्चे ने कभी सुना है हर साल बजट आता है? ऑलमोस्ट सबने सुना है। चलो जी, अच्छा बजट कब आता है कोई बताएगा मुझे? बजट कब आता है? फेब में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में? कब आता है? फेब में। अच्छा कौन सी फेब को? यही जो रक्षाबंधन आने वाला 14 तारीख को, 14 फरवरी को बजट आएगा। बच्चा कह रहे मुझे मत लो सर, 14 फरवरी को बजट नहीं आता सर, बजट आता है 1 फेब को। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, इस साल भी 1 फेब को श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया था, और मैंने वीडियो भी डाली थी कि प्लीज उस बजट को सुनना। बट हाँ वो बात अलग है कि वो बजट जो है हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, बट इतना तो कंफर्म है हर साल बजट आता है 1 फेब को। इधर सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, 1 फेब को श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो बजट पेश करती है। क्या क्लास में कोई बता सकता है कि उनके हाथ में जो डॉक्यूमेंट होता है, उनके हाथ में जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? उनके हाथ में जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बजट स्पीच। फिर एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। अब प्लीज ध्यान सुन लेना जी, जो बच्चे मुझसे डाउट पूछते थे कि ये क्या होता है, अब पूरा ध्यान जो है अपना यहां पे लगाएंगे। आज के बाद ना, आज के बाद कभी भी जब आप बजट सुनोगे, कभी देखना जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं बजट स्पीच। फिर एक डॉक्यूमेंट और होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। फिर एक डॉक्यूमेंट इसके साथ ही और होता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल। सर एक बार दोबारा बोलना, आपने क्या बोला? मैंने बोला मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल एक डॉक्यूमेंट होता है ये, और फिर एक लास्ट में डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। अब ये चारों डॉक्यूमेंट जो है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस बार का बजट 1 फेब को आया, तो आपको मैं दिखाता हूं इस बार के बजट की ये बजट स्पीच आपके सामने है।
बजट स्पीच के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है पार्ट नंबर ए जिसमें नॉर्मल मैटर होते हैं, हेल्थ का हो गया, बाकी दूसरी एक्टिविटी हो गया, और पार्ट नंबर बी जो होता है उसमें प्रपोजल होते हैं डायरेक्ट टैक्स के। मतलब बजट स्पीच के दो पार्ट होंगे, एक तो होगा पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके सामने, मैं दिखाऊं, ये देखो जी, बजट स्पीच 21-22 श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में से सारी बातें पढ़ी थी। अब बच्चा ये बात कहता है सर, बट हमने ये बात ना सुनी है, हमें पता तो नहीं है, बट हमने ये बात सुनी है कि जो बजट स्पीच में चेंजेस बोले जाते हैं उसके अलावा भी काफी सारे चेंजेस होते हैं। मैं कहा बिल्कुल सही सुना है। इट मीन इस बच्चे ने क्या बोला, दोबारा बोल दूं, मान लो बजट स्पीच में इन्होंने डायरेक्ट टैक्स के अंदर बोले 3 चेंज, तो सर क्या वो एक्चुअल में 3 चेंज होते हैं? आंसर इज नो। आंसर इज नो सर, बजट स्पीच में वही बातें बोली जाती हैं जिससे पब्लिक अट्रैक्ट हो जाए, लोग क्या कहें, वाह भाई वाह क्या बजट आया, मजा आ गया। बट एक्चुअल में जितनी अमेंडमेंट वो लाना चाहते हैं वो सारी की सारी बातें फाइनेंस बिल में होती हैं। और फाइनेंस बिल कभी बोल ही नहीं सकते सर, फाइनेंस बिल तो बहुत बड़ा होता है। अगर फाइनेंस बिल श्रीमती निर्मला सीतारमन जी बजट के अंदर बोलने लग गई तो पूरा दिन लग जाएगा, फाइनेंस बिल खत्म नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार लोग क्या कह रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने न्यूज देखी हो, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर आपने न्यूज देखी हो, इस बार के बजट में लोगों ने क्या बोला, टैक्स में कोई चेंज नहीं आया। आपने इस बात सुनी होगी सर, आपने बात सुनी होगी न्यूज के अंदर कि टैक्स में बहुत कम चेंज आए हैं। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो इस बार का ये फाइनेंस बिल है, इस बार का फाइनेंस बिल है, और देखो ये सारे चेंजेस आपको मैं दिखाता हूं। ये इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है, 79 चेंजेस हैं सर जो इनकम टैक्स में है। अब ये सारे चेंजेस बजट स्पीच के अंदर बोले ही नहीं है। बजट स्पीच में वही चेंजेस बोले जाते हैं जिसे पब्लिक अट्रैक्ट हो कि वाह भाई वाह क्या चेंज आ गया। बट एक्चुअल में जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, अगर आपको अमेंडमेंट्स देखनी है कि अमेंडमेंट्स कौन सी हैं, दैट इज फाइनेंस बिल। सर ये फाइनेंस बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल का मतलब होता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या चेंजेस प्रपोज करने जा रही है, मतलब हमें क्या प्रॉब्लम लग रही है, इनकम टैक्स में कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हम करना चाहते हैं, दैट इज फाइनेंस बिल। तो सर फिर बजट स्पीच क्या होती है? बजट स्पीच तो पूरे के पूरे उसका ओवरव्यू है कि भैया मेजर चेंज हम टैक्स में ये लेके आ रहे हैं, लाना चाहते हैं, बाकी चेंज जो होंगे तुम फाइनेंस बिल में देख लेना। तो कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो फाइनेंस बिल पेश नहीं करता। फाइनेंस बिल पेश का मतलब क्या है? फाइनेंस बिल बोलता नहीं है, वो बोलता क्या है, बजट स्पीच बोलता है। बट जो सारे चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं? वो फाइनेंस बिल में होते हैं। अब आपके मैंने क्या बोला, 79 चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं इस बार के बजट में, जो लोगों को पता ही नहीं है। और सुनने में क्या आ रहा है, टैक्स में तो कोई चेंज आया ही नहीं है। सर चेंजेस टेक्निकल बहुत सारे आए हैं जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने अपनी बजट स्पीच में नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने वही बोला जो लोगों को सुनना था, जो नहीं सुनना था वो फाइनेंस बिल में है। आपने आप पढ़ लेना क्यों, ये क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है इसको पब्लिक ने थोड़ा पढ़ना है, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, जो हम लोग सीए हैं, ये हमारे काम के है ना, ये हम ही पब्लिक को बताएंगे कि भैया क्या चेंज आ चुका है। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी तो वही चेंज बताएंगी जो नॉर्मल लोगों की समझ में आए, जो नॉर्मल लोगों की समझ में नहीं आएगा तो वो हम लिख चुके हैं, वो एक्ट बन जाएगा। उसके बाद जो सीए सीएस होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। तो जो भी टैक्सेशन में काम करेगा ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस बिल पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी। तो सारे चेंज मुझे पढ़ने पड़ेंगे सर कि गवर्नमेंट कौन से चेंज लेके आना चाहती है। दैट इज 79 चेंजेस इस बार के बजट में प्रपोज किए हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। और मैं आपको इस बार का ही फाइनेंस बिल दिखा रहा हूं, ये देखो, ये फाइनेंस बिल जो है दैट इज फाइनेंस बिल 2021। देखो जी, वैसे वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में 2020 एप्लीकेबल है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी लेटेस्ट बात है। आपने बात सुनी होगी कि टैक्स में इतने चेंज नहीं आए, तो लोगों को बोल देना कि चेंजेस बहुत सारे हैं, बट वो सारे बिल में है, बजट स्पीच में कभी सारे चेंज नहीं होते। और आपको मैं यहाँ पे दिखा भी दूं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, 318 पेज का फाइनेंस बिल है, 318 पेज का फाइनेंस बिल है, और बजट स्पीच जो है सिर्फ 64 पेज की है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? सिर्फ 64 पेज की बजट स्पीच है, 318 पेज का फाइनेंस बिल है। कैन यू इमेजिन, कम से कम 5 गुना से ऊपर है।
मतलब फाइनेंस बिल जो है वो बजट स्पीच के 5 गुना के बराबर है। तो जो चेंजेस बजट स्पीच में बोले जाते हैं वो वही होते हैं जो हमें सुनने होते हैं, जो हमें समझ में ही नहीं आएंगे वो सारी बातें फाइनेंस बिल में हैं। और फाइनेंस बिल जाके पढ़ लेना कि एक्चुअल में गवर्नमेंट कौन कौन से चेंजेस प्रपोज करना चाहती है, वो फाइनेंस बिल में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर? आपके भी स्टार्टिंग स्टेज है, आप अभी सीए इंटर में आए हो, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन आपसे जाग जाएंगी। वो आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे कि बेटे इस बार बजट में तो काफी टैक्स में चेंज नहीं आए, तो उन्हें बोल देना कि पापा एक्चुअल चेंजेस वो नहीं है, एक्चुअल चेंजेस जो हैं वो हैं जो फाइनेंस बिल में प्रपोज किए गए हैं। तो फाइनेंस बिल क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे प्रपोज चेंजेस जो होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं। अच्छा अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं। अब मैं एक चीज आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जो बहुत कम टीचर्स बताएंगे, बहुत कम लोग आपको बताएंगे, बट मैं क्यों बताने जा रहा हूं? क्योंकि सर सिंपल सी बात है, जिस दिन आप सीए बन जाओगे ना वो चीज बहुत काम आएगी। अच्छा एक बात मैंने सोच के बोलना, एक बात मैंने सोच के बोलना। आप में से कोई बच्चा कहीं से भी कोचिंग लेगा, ऑब्वियस सी बात है सारे बच्चे मुझसे कोचिंग नहीं लेंगे, सारे बच्चे किसी और से नहीं लेंगे, कुछ बच्चे मुझसे लेंगे, कुछ बच्चे कहीं से लेंगे, अब मुझे नहीं पता। बट मान लो क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी आता है कि सर जब आप टैक्स पढ़ाते हो, हमने आपकी रिवीजन क्लास भी देखी है, जीएसटी की रिवीजन क्लास भी देखी है, और काफी सीएस के बच्चे आपका नाम लेते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो जब हम आपकी रिवीजन क्लास देखते हैं तो आप ना लॉजिक्स बताते हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, तो आपको पता कैसे होता है? भाई सिंपल सी बात है, मैं 60-70 साल का तो हूं नहीं। भाई क्या मैं 70 ईयर का हूं? नहीं, कि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मुझे सारा कुछ पता है। हूं तो मैं एक्चुअल में 28-29 या 30 साल का, आपसे 2-3 महीने ही बड़ा हूं। अब एक बार सोच के बोलना, तो मुझे कैसे पता कि हर लॉ को बनने का रीजन क्या है? या इवन मुझे छोड़ो सर, मुझे छोड़ो, आज इंडिया में जितने भी टैक्स के टीचर हैं, किसी को भी भगवान ने इतनी दिव्य शक्ति नहीं दी कि जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक अमेंडमेंट प्रपोज की, अमेंडमेंट प्रपोज क्यों की, उनको लॉजिक पहले ही पता लग जाए। अगर कोई बच्चा मुझसे खड़ा होकर पूछे कि सर इस बार के बजट में ये चेंज आया है, ये चेंज गवर्नमेंट क्यों लेके आना चाहती है, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो देखना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट ये चेंज क्यों लेके आना चाहती है। वो सारी की सारी जिसको हम बचपन के अंदर बोलते थे कुंजी, कुंजी का मतलब क्या होता है कि जहां से मुझे सारे रीजन पता लगते हैं। इवन मुझे नहीं, आज इंडिया में, दोबारा बोल रहा हूं सर, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, आज इंडिया में जितने भी टीचर हैं, जो भी ऑथर्स हैं, अगर वो रीजन जानते हैं, वो क्लास में ये बताते हैं कि बेटा ये लो ना इसलिए आया कि मार्केट में ये प्रॉब्लम चल रही थी, इसको सोल्व करने के लिए लो आया, उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल। वो डॉक्यूमेंट पता कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो डॉक्यूमेंट है ये वाला जो ये आपके सामने है। और सर आप अपने सीनियर से पूछ लेना, आप अपने सीनियर से पूछ लेना, सीए फाइनल में जाके लोगों को, कुछ लोगों को शायद ये पता लगता है कि ये क्या होता है, सीए इंटर में तो बहुत कम लोगों को, मैं कह रहा हूं 90% बच्चों को पता ही नहीं है ये चीज होती क्या है। क्योंकि टीचर सोचते हैं कि क्यों बताया जाए। भाई जब बच्चा एक्साइटेड हो जाता है कि वाह, मतलब ये लॉजिक कैसे पता लगा होगा? सर ये सारे लॉजिक जो होते हैं ना, ये सारे मेमोरेंडम के अंदर लिखे होते हैं। बट हाँ वो बात अलग है कि आपको ये पढ़ना नहीं होता, हमें सारा पढ़ना होता है, यहाँ पे खड़े होकर रीजन देने होते हैं आपको। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो होती है, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे होती है? वो इस तरह से होती है। तो जब भी आप सीए बन जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है हर टीचर के अमेंडमेंट क्लास देखने बैठ जाओगे। उस केस में अमेंडमेंट खुद भी पढ़नी पड़ेंगी। तो अमेंडमेंट पढ़ी कैसे जाती है? फाइनेंस बिल के साथ में ये मेमोरेंडम रेफर किया जाता है। मतलब जो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो सारी बातें इसमें लिखी होती है। ठीक है, बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड सर थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। थैंक यू नहीं, बट इस बात को लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करना, लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करना कि जब भी आपको ये डाउट आए कि गवर्नमेंट ये चेंज प्रपोज क्यों करना चाह रही है, उसका लॉजिक क्या है, तो उस साल का मेमोरेंडम खोल लेना। क्योंकि सर हर साल बजट आता है, आप आगे जाके अपना ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग में आपसे आपसे सीए जो प्रिंसिपल होते हैं पूछेंगे कि एक बार ना ये अमेंडमेंट देख किस साल आई थी। वो आपने अमेंडमेंट देखी, अब वो क्या बोलेंगे, एक बार चेक करना इसका रीजन क्या था। तो रीजन जो होगा ना हमेशा मेमोरेंडम में दिया होगा। तो यार आप गूगल पे सर्च करो, मेमोरेंडम आपके सामने खुल के आ जाएगा।
तो मेमोरेंडम क्या होता है, दोबारा बोल रहा हूँ, मेमोरेंडम क्या होता है कि जो ये फाइनेंस बिल में, जो गवर्नमेंट के फाइनेंस बिल में इतने सारे चेंजेस जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, उसका रीजन क्या है, मतलब गवर्नमेंट ये चेंजेस क्यों लेके आना चाह रही है, वो सारे रीजन जो हैं वो आपके मेमोरेंडम टू एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल के अंदर होते हैं। तो आपको पहला डॉक्यूमेंट तो ध्यान में क्या देना है, पहला डॉक्यूमेंट ध्यान में देना है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल का मतलब क्या होता है, ये बातें आपने सुनी होंगी सर, ये बातें आपने सीए फाउंडेशन के अंदर भी सुनी होगी कि जब भी कभी एक्ट बनता है पहले बिल होता है, फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, फिर एक्ट बनता है। तो बिल का मतलब क्या होता है, प्रपोज्ड। बिल का मतलब क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ये चेंज लाना चाहती है। तो जब श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने इस बार का बजट पेश किया होगा ना, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ये बिल पेश किया होगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है टोटल इतने सारे चेंजेस लेके आना चाहती है। अब ये चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे ये हमें नहीं पता, ये डिसाइड करेगी लोकसभा और राज्यसभा। तो कभी भी ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि हम बिल को फॉलो नहीं करते, हम एक्ट को फॉलो करते हैं। तो आपने कभी भी सुना हो जब भी बजट आता है और जो भी लोग बजट पे एनालिसिस डालते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं कि अभी ये बातें प्रपोज्ड हैं, जब ये बातें एक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी उसके बाद ही एप्लीकेबल होंगी, उससे पहले एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो ये क्लियर हो गया जी। अब जिस बच्चे का डाउट था कि फाइनेंस बिल क्या होता है, तो फाइनेंस बिल का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रपोज चेंजेस होते हैं कि जो गवर्नमेंट चेंजेस लेके आना चाहती है वो सारे चेंजेस जो होते हैं वो सारे फाइनेंस बिल में होते हैं। फिर मेमोरेंडम क्या होता है, इसमें जो चेंजेस हैं उसका रीजन क्या है, गवर्नमेंट ये चेंज क्यों लेके आना चाहती है, वो सारी बातें किसमें लिखी होती हैं, मेमोरेंडम के अंदर लिखी होती हैं। अब बच्चा कहता है सर फिर एक फाइनेंस एक्ट भी तो होता है। यस, ये देखो ये आपका फाइनेंस एक्ट होता है, ये आपका फाइनेंस एक्ट है, भारत का राजपत्र, ये आपका फाइनेंस एक्ट है। मतलब ये एक्ट बनने के बाद, अब जब ये एक्ट बन गया ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो गया। अब सबसे बड़ा मुद्दा ही निकल के आता है, सबसे बड़ा मुद्दा ही निकल के आता है कि आज जो हमारा एक्ट बनता है उस एक्ट बनने का प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, क्या क्लास में कोई सिंगल बच्चा ऐसा है जिसने फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा हो? अगर कोई बच्चा मुझे बता सके, जैसे इनकम टैक्स का इनकम टैक्स एक्ट है, ऐसे ही कल मैंने कहा था कि जीएसटी के 35 एक्ट हैं, आज आपको बताऊंगा 35 कैसे। जीएसटी में 35 एक्ट हैं, इनकम टैक्स का एक ही एक्ट है, बस मुझे बता दो ये एक्ट बनता कैसे है। बच्चा कह रहा है सर कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, ये अभी तो आपने बताया है कि पहले बिल होता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाता है, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और फिर वो एक्ट बन जाता है। इट मीन सभी बच्चों के मन में क्या चल रहा है कि पहले बिल होता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस होते हैं, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, फिर वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अच्छा एक बात मैंने सोच के बोलना, मान लो आपने बोला कि सर पहले बिल होता है, मान लो ये मेरा बिल है, ये मेरा बिल है। अच्छा बिल का मतलब क्या है कि ये चेंजेस एप्लीकेबल हो चुके हैं, ये हमें करने हैं, हमें करने हैं। दैट इज प्रपोज्ड चेंजेस, कि हमारी गवर्नमेंट जो चेंज लाना चाहती है हम प्रपोज कर रहे हैं इस फाइनेंस बिल के अंदर। अब ये फाइनेंस बिल तैयार हो गया। अब बच्चा कहता है ये फाइनेंस बिल जो है ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये बता दो सबसे पहले ये बिल किस हाउस में जाएगा, लोकसभा के अंदर जाएगा या राज्यसभा के अंदर जाएगा, बस मुझे ये बता दो ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ जी, जो बिल होता है, बिल होता है, मेरा क्वेश्चन ये है जो बिल होता है सबसे पहले कौन से हाउस में जाता है? यार ऐसे बात नहीं करनी थी, मैंने पहले भी कहा था देखो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका बिल होता है उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट करना होता है। आपने कहा बिल होगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, एक्ट बन जाएगा। मैं कहा सारी बातें सही है। अब जब आपने बोला कि पार्लियामेंट के दो हाउस में जाएगा, तो दो हाउस कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों में से बिल पहले किस हाउस में जाएगा, मेरा क्वेश्चन ये है। चलो जी मैं पूछता हूं, जो ये कह रहे हैं बिल पहले जाएगा लोकसभा, प्लीज हैंड रेज। जो ये कह रहे हैं बिल पहले जाएगा लोकसभा के अंदर, ओ अप्रोक्सीमेट 90% बच्चे। अरे जो ये कह रहे हैं कि बिल पहले जाएगा राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, चलो यहां तो कोई नहीं है। और जो ये कह रहे हैं दोनों में से पहले कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 4-5 बच्चे यहां पर भी हैं।
और बाकी सब क्या कह रहे हैं? ये जितने बच्चे सामने बैठे हैं, बाकी कह रहे हैं सर हमें कोई नहीं चेंज कर पाया, बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए, आप किस खेत की मूली हो सर, हमें कोई चेंज कर ही नहीं पाया। हम आंसर नहीं देंगे सर, वो आप ही हमें बताओ कि हम तो यहाँ बस बैठने आए हैं। दोस्त ने कहा था कि भाई देख ले यार, अब तेरे बैचेस जो हैं बाद में स्टार्ट होंगे, कम से कम देख के ही चला जा, 3 क्लासेस तो हैं फ्री में आ रही हैं यूट्यूब पे, कुछ तो नॉलेज बढ़ेगी, इसलिए हम आ गए। वो नलायको कुछ तो बताओ। भाई सिंपल सी बात है, अगर टैक्स पढ़ोगे तो एक्ट जब बनता है तो कम से कम ये तो पता हो कि 2 हाउस में पहले कौन से हाउस में जाता है, जो आपके दिमाग में है वो बता दो। लोकसभा, चलो जी, इधर सुना ध्यान से। अब जिन्होंने कहा जी ये बिल जो है पहले जाएगा लोकसभा के अंदर, दैट इज इनकरेक्ट आंसर, दैट इज इनकरेक्ट आंसर। जो ये कह रहे हैं कि पहले जाएगा राज्यसभा के अंदर, वैसे वो कोई नहीं था, वो भी गलत आंसर। और जो ये कह रहे हैं दोनों में से पहले कहीं पर भी जा सकता है, वो भी गलत आंसर। बच्चा कह रहे हैं भाई सर सही तो हैं कि पहले लोकसभा में नहीं जाएगा, पहले राज्यसभा में नहीं जाएगा, और दोनों में से पहले कहीं पर भी जाएगा, तो कहां जाएगा सर? इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, ये वाला बिल जो है, ये बिल जो है, ये पहले किस हाउस में जाएगा, उससे पहले क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए ये बिल कौन सा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं जब आपने बोला कि बिल जाएगा लोकसभा में, कुछ ने बोला राज्यसभा, कुछ ने बोला दोनों में से कहीं पर भी, ये सबके गलत है। इवन आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये बिल किस हाउस में जाएगा, पहले ये बताओ ये बिल है कौन सा। क्योंकि सर आज बिल की भी 2 कैटेगरी होती हैं, आज बिल की भी 2 कैटेगरी होती हैं। बहुत ध्यान सुनना, ये आपने बातें फाउंडेशन में नहीं पढ़ी होंगी, अब जो बातें नहीं बताने जा रहा है। आज बिल की भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो होता है मनी बिल, एक होता है मनी बिल, और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। फटाफट से बोलो कौन कौन से बिल होते हैं? मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल। अब ये मनी बिल का मतलब क्या है? जितने भी आपको टैक्सेशन में चेंज लेके आने हैं वो सारे के सारे मनी बिल के मैटर हैं। और अगर टैक्स के अलावा कोई भी चेंज लेके आना है वो सारे के सारे ऑर्डिनरी बिल के मैटर हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फाइनेंस बिल इज ए टाइप ऑफ मनी बिल, क्योंकि फाइनेंस बिल में टैक्स के चेंजेस होते हैं। तो फाइनेंस बिल भी क्या है? वो एक तरह का ना मनी बिल ही। अब सोच समझ के बोलना, हमारी क्लास किसकी है जी? हमारी क्लास क्या लॉ की है? क्या हमारी क्लास कॉस्टिंग की है? क्या हमारी क्लास एफएम की है? क्या हमारी क्लास अकाउंट्स की है? किसकी है? टैक्स की। तो हमारे काम में कौन सा बिल आएगा? मनी बिल आएगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर ये बिल मनी बिल है, अगर ये बिल मनी बिल है तो सबसे पहले जाएगा लोकसभा में, उसके बाद जाएगा राज्यसभा में, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर वो साइन करेंगे, फिर जाके एक्ट बन जाएगा। अब 90% बच्चे जो थे वो गुस्से में आ गए, कह रहे हम आपको मार देंगे, हमने पहले यही तो कहा था, पहले लोकसभा आपने कहा था, पर आपको ये नहीं पता था कि 2 बिल होते हैं, मनी और ऑर्डिनरी। सर एक बात सोच के बोलना, आपने तो हर बिल के लिए बोल दिया था ना, जबकि ऑर्डिनरी बिल में ऐसा होता ही नहीं है। ऑर्डिनरी बिल जो होता है, ये सारी बातें आप पढ़ोगे लॉ के अंदर, क्योंकि लॉ से रिलेटेड जो मैटर होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल के होते हैं। और ऑर्डिनरी बिल दोनों में से पहले किसी भी हाउस में जा सकता है, उसमें जरूरी नहीं है पहले वो लोकसभा के अंदर जाए। फिर ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो ये फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल इज ए टाइप ऑफ मनी बिल। तो आज के बाद ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि बिल की 2 कैटेगरी होती हैं, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल जो होता है टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, मनी बिल पहले जाएगा लोकसभा, देन जाएगा राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, फिर बन जाएगा एक्ट। तो जो ये आपके सामने ये फाइनेंस एक्ट है ना, देखो मैं आपको दिखाऊं, देखो ये फाइनेंस एक्ट जो है ना, ये फाइनेंस एक्ट ऐसे ही बनता है। मतलब पहले ये क्या बना? फाइनेंस बिल बना। फाइनेंस बिल इज टाइप ऑफ मनी बिल। ये गया होगा लोकसभा में, इन्होंने पास किया होगा, फिर ये गया होगा राज्यसभा में, इन्होंने पास किया होगा, फिर ये प्रेसिडेंट के पास गया होगा, प्रेसिडेंट ने जब साइन किए होंगे तब जाके बैठ होंगे। और आपकी जानकारी थोड़ी सी और इम्प्रूव कर दूं कि बिल से एक्ट में कन्वर्ट होने में 75 डेज का टाइम लग जाता है। वैसे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि बिल से एक्ट बनने में 75 डेज का टाइम लग जाता है, ये बात ध्यान।
अब मैं उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे मेरे सामने बैठे होंगे कम से कम उन्हें ये तो पता लग गया होगा कि एक्ट कैसे बनता है। ठीक है, या मुझे फटाफट अब आज के बाद मैं किसी बच्चे के मुंह से ना ये ना सुनूं कि सर पहले बिल होता है, पार्लियामेंट के हाउस होते हैं, प्रेसिडेंट साइन करते हैं, एक्ट बन जाते हैं। अब वो कहानी आपने नहीं मुझे सुनानी। आप ये बोलोगे सर बिल होता है, बिल की दो कैटेगरी होती हैं, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। ठीक है जी, मनी बिल फर्स्ट लोकसभा, देन राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, फिर साइन होंगे, फिर एक्ट बनेगा, ये मनी बिल। और सर जो ये ऑर्डिनरी बिल होता है ये दोनों में से किसी भी हाउस में पहले जा सकता है, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, जब वो साइन करेंगे फिर बन जाएगा एक्ट। ठीक है जी, तो हमारी बातें सर टैक्स की हैं, और अगर हमारी बातें टैक्स की हैं तो मेरी फैमिली का बच्चा ये ध्यान दे कि हम बातें मनी बिल की करेंगे, हम बातें ऑर्डिनरी बिल की नहीं करेंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, इधर देख लो ध्यान से। अब मुझे पहले तो एक फटाफट से बताओ जी, बजट स्पीच क्या होती है जो बजट के अंदर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी पढ़ते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उससे पहले हमारे अरुण जेटली जी थे। ठीक है, तो जो भी हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, बजट में वो जो बातें बोलेगा वो बजट स्पीच के अकॉर्डिंग बोलेगा, बट उसका मेन कंटेंट जो होगा वो किस में होगा, फाइनेंस बिल में होगा। तो बजट स्पीच क्या होता है आपको दिखा भी दी, बता भी दी। फाइनेंस बिल क्या होता है आपको दिखा भी दिया, बता भी दिया। और ये फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट कैसे कन्वर्ट होता है वो भी बता दिया। और ये फाइनेंस बिल के साथ ये मेमोरेंडम क्या होता है ये भी आपको बता दिया। कि जितने भी आपके लॉजिक्स होते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी चेंज लेके आना चाहती है, उसका रीजन क्या है, वो सारी बातें मेमोरेंडम में होती है। ये बात क्लियर है जी। अब इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब यहाँ पे देखो जी, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो जी। बिल की दो कैटेगरी होती हैं, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल पहले कहीं पर भी जा सकता है, वो हमारे टैक्स का मैटर नहीं है, वो सारी बातें आप लॉ के अंदर पढ़ोगे। फर्स्ट जाएगा लोकसभा, सेकंड राज्यसभा, थर्ड प्रेसिडेंट, और फिर वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, और 75 डेज में रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट है कि वो बिल से एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, और जब मैंने बोल दिया एक्ट बन जाता है, तो हर इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट है और जीएसटी के लिए 35 एक्ट है। अब ये 35 एक्ट क्यों बने, उसका रीजन क्या है, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी, आओ जी। अब थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि आप नोटिंग करो। जो ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं वो बच्चे तो मैं क्लास में ही करवा दूंगा, मुझे किस तरह से करानी है। बाकी जो बच्चे अभी डेमो क्लास देख रहे हैं, वो अगर थोड़ी बहुत नोटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं जी। लो जी, हेडिंग डाल दो आप। हेडिंग में ना ये लिख दो, ओरिजन ऑफ लॉ। ओरिजन ऑफ लॉ, ओरिजन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे सिलेबस में लॉ है, मतलब जो हमारे सिलेबस में टैक्सेशन है, उसका ओरिजन कहाँ से हुआ, मतलब उसके बारे में अगर मुझे जानना है तो कहाँ से मुझे पढ़ने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट कहती है एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, एक्सप्लेनेशन और केस लॉ, ये चार बातें आपको देखनी है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, एक्ट हमने देखा है। तो लिखो एक बार इसको, क्लास नंबर 3 की हेडिंग डाल के ऊपर लिख देना ओरिजन ऑफ लॉ। ओरिजन ऑफ लॉ। अब इसमें चार बातें लिखो जी। एक तो एक्ट हो गया, रूल्स हो गया, नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड एक्सप्लेनेशन हो गए, और केस तो हो गए। ठीक है जी, लिख लिया। अब सबसे पहले यहां लिखो फॉर्मेशन ऑफ एक्ट। ये एक्ट बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ एक्ट। एक्ट बनने का प्रोसेस क्या होता है, तो लिखो जी, बिल लिखो, पहले बिल लिखो, बिल लिखो। बिल के दो कैटेगरी बनाओ, एक होता है मनी बिल, एक होता है ऑर्डिनरी बिल। एक होता है मनी बिल, इसको मैं यहां लिख भी देता हूं, टैक्सेशन रिलेटेड। ठीक है, एक होता है ऑर्डिनरी। अब मनी बिल जो है वो फर्स्ट जाएगा लोकसभा में, सेकंड जाएगा
राज्यसभा में, और थर्ड प्रेसिडेंट के साइन होंगे तो फिर वो एक्ट बन जाएगा। देखो जी, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और जैसे ही वो साइन करेगा वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट होती है 75 डेज की, ये बात ध्यान देना। मतलब 75 डेज के अंदर अंदर जो है ना ये एक्ट बन जाता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। हाँ, ये ऑर्डिनरी बिल जो है ये आप लॉ के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। जब भी आप लॉ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, ये बातें आपके वहां पे आएंगी। ऑर्डिनरी बिल तो हमारी क्लास तो टैक्स की है, हमारी क्लास से रिलेटेड मनी बिल है। मनी बिल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पहले कहाँ जाएगा, सेकंड कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर एक्ट बनेगा, वो सारी बातें आपके सामने, ठीक है। अच्छा, इधर सुना ध्यान से, अब इधर सुनना। अब जो हमारा इनकम टैक्स है, आप सब जानते हो इनकम टैक्स के प्रोविजन जो है वो किस में लिखे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा, नीचे लिखा हुआ है इनकम टैक्स के लिए कौन सा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स कंटेन 298 सेक्शन एंड 14 शेड्यूल। मतलब पूरे इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल है। अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स बाय फाइनेंस एक्ट, अब जो हर साल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स आती हैं वो किस तरह से आती हैं, फाइनेंस एक्ट से आती है ना। सर एक बात सोच के बोला, मैंने फर्स्ट क्लास में क्या कहा था कि हमारे नवंबर एग्जाम के लिए कौन सी अमेंडमेंट्स आएंगी, फाइनेंस एक्ट 2020। तो जो हर साल फाइनेंस बिल आता है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो कभी ना ये मत बोलना कि हर साल इनकम टैक्स एक्ट चेंज होता है, हर साल फाइनेंस एक्ट नया आता है, वो फाइनेंस एक्ट जो है वो चेंज लेके आता है इनकम टैक्स एक्ट। क्योंकि सर अगर हर साल इनकम टैक्स एक्ट चेंज होता होता तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ना होता फिर। तो एक्ट तो हमारा 1961 में ही बना था, एक्ट तो हमारा 1961 में ही बना था, जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो हर साल आते रहते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अगर इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स लानी है तो फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट्स आती हैं, देन उससे इनकम टैक्स में आती है। तो अगर कभी भी हमें अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लेके आनी है तो वो फाइनेंस एक्ट में आती है, फिर फाइनेंस एक्ट से वो अमेंडमेंट किस में आती है, इनकम टैक्स एक्ट में आती है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे फाइनेंस एक्ट दिखाया था ना, ये आपका फाइनेंस एक्ट है। अब इसमें जो भी अमेंडमेंट्स आई होंगी वो सारी की सारी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी इनकम टैक्स एक्ट के। बात समझ में आ रही है जी। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि इनकम टैक्स एक्ट हर साल नया नहीं बनता, हर साल फाइनेंस एक्ट नया आता है। और फाइनेंस एक्ट होता क्या, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चेंजेस फाइनेंस बिल में थे, जब वो दोनों हाउस के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, उसमें जो चेंज आएंगे वो चेंज जो एक्ट में होंगे ना वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होंगे। अब एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा ये बात कहता है सर जैसे आपने ना इस बार का फाइनेंस बिल दिखाया और आपने कहा इस बार के फाइनेंस बिल में 79 चेंजेस हैं जो इनकम टैक्स में प्रपोज किए गए हैं, तो क्या ये जरूरी है कि 70 के 79 ही एक्ट में कन्वर्ट होंगे? मैं कहा बिल्कुल भी नहीं। 79 से वो 75 हो सकते हैं, 76 हो सकते हैं या 79 हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन कौन से चेंजेस दोनों हाउस ने पास कर दिए हैं और प्रेसिडेंट के साइन हो चुके हैं। इट मीन अगर कोई चेंज ऐसा है जो किसी भी हाउस से पास नहीं हुआ वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर वो बिल ही है तो बिल कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता, एक्ट हमेशा एप्लीकेबल होता है। तो रटने वाला बच्चा, मेरी फैमिली में अगर कोई रटने वाला बच्चा है वो एक बात ध्यान दे कि कभी भी बिल हमें फॉलो नहीं करना होता, हमें एक्ट ही फॉलो करना होता है। तो जो बिल से एक्ट में चेंज आएंगे वही हमारे एग्जाम में और वही प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होंगे, बात ध्यान दें। बिल में लिखे गए कोई भी चेंज एप्लीकेबल तब तक नहीं होंगे जब तक वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये बात ध्यान दें, ठीक है जी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, क्लियर है ये बात जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इधर सुनना ध्यान से। अब बच्चा ये बात कहता है सर ये तो हमें पता लग गया कि आपने बोला भाई इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स का ना एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1960। और कल आपने हमें कहा था कि जीएसटी में 35 एक्ट हैं। अब वो 35 एक्ट कैसे बने वो हमें समझ नहीं आया, क्योंकि आपने कहा था कि जब हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे ना उसमें एक सीजीएसटी होगा, एक एसजीएसटी होगा, एक यूटी जीएसटी होगा, एक आईजीएसटी होगा
और एक होगा जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। तो सर ये तो 5 एक्ट लग रहे हैं, तो अगर ये 5 एक्ट लग रहे हैं तो 35 एक्ट कैसे बने? अब सुना ध्यान से, 35 एक्ट कैसे बने? सीजीएसटी नाम से ही लग रहा है सेंट्रल लेवल जीएसटी, तो इसका तो एक ही एक्ट बना है, सीजीएसटी का बना है एक एक्ट। यूटी जीएसटी जो है ये है यूनियन टेरिटरी, ये है यूनियन टेरिटरी। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है, आप में से अगर कोई बता सकता हो आज इंडिया में कितनी यूटी है और कितनी स्टेट है? सोच समझ के बोलना सर, जो आप बोलोगे उसके बेस पे आंसर आएगा। इंडिया में कितनी स्टेट हैं आज, कितनी स्टेट हैं? बहुत बढ़िया, बच्चा कह रहा है 29। चलो और बताओ जी, कितनी स्टेट हैं? 28। वेरी गुड। और बताओ जी, एक बच्चा कह रहा है 30। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर 31। कमाल कर दिया सर। पहले तो मुझे ये क्लियर कर दो, क्या आप सभी इंडिया में रहते हो या इंडिया से बाहर रहते हो? अब ये मत कहना कि सर ये बातें हमने पढ़ी नहीं है, सर ये बातें टैक्स की है भी नहीं है। ये तो नॉर्मल बातें हैं ना कि इंडिया में कितनी स्टेट हैं। कई बच्चों ने बोला 29, 28, 30, 31। चलो अच्छा, इंडिया में यूटी कितनी है? यूटी इंडिया में यूटी कितनी है? लो जी, 7 यूटी। चलो कितनी? 9 यूटी है। अच्छा, 9 यूटी है। कितनी यूटी है? 5 यूटी। कमाल कर दिया सर। आपके चरण कहाँ हैं? मैं आपके चरण धो धो के पीऊँ। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे सर, मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे ये उम्मीद थी कम से कम इतना तो पता होगा, टैक्स छोड़ो सर, टैक्स की तो बात ये भी छोड़ दो, कम से कम ये तो पता हो कि स्टेट कितनी, यूटी कितनी है। इधर सुना ध्यान से नालायकों, इंडिया में आज हमारी 28 स्टेट हैं और 8 हमारी यूटी है। इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। बच्चा कह रहा है क्या बेकार की बातें कर रहे हो? अभी बच्चे को एक बच्चे ने गूगल ओपन कर दिया, कह रहा है गूगल खोल के आंसर दूंगा। क्यों? आप हमारे सामने तो बैठे नहीं। गूगल भी खोल लेना, कुछ भी खोल लेना सर। 28 स्टेट है और 8 यूटी। अब ये 28 स्टेट कैसे हैं आपको दिखाता हूं, इधर देखो ध्यान से। आपने एक बात बोलना, अभी जो जेएनके था, जेएनके तो अलग हो चुका है ना सर। जेएनके अलग का मतलब क्या है कि जेएनके अब आर्टिकल 370 वहां से हट चुका है। अब जेएनके इंडिया का पार्ट है, बट जेएनके को इन्होंने स्टेट से हटाकर यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया। तो वैसे 29 स्टेट ही थी, बट जब जेएनके यूटी बनी तो वो तो 28 स्टेट हो गई, वो 28 स्टेट हो गई। अब बच्चा कहता है सर बट जेएनके को तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हमें याद है। अभी 1-2 साल पहले की तो बात है, तो पापा ने घर में बोला भी था कि आर्टिकल 370 खत्म हो गया, इतनी बातों में पता है। और जेएनके जो पहले स्टेट थी उसको यूटी में कन्वर्ट किया, ये न्यूज हमने भी सुनी थी। बट हमने तो ये न्यूज सुनी थी कि जेएनके जो यूटी है उसके 2 टुकड़े करे हैं, एक तो बना दिया है जम्मू एंड कश्मीर, और एक लद्दाख जो है सर, लद्दाख अलग कर दिया। तो चलो आपने आपकी बात मान ली भाई, 29 स्टेट थी, उसमें से एक जेएनके चली गई तो 28 स्टेट हो गई। बट सर पहले तो आपकी 7 यूटी होती थी, उसमें से अगर अब ये 2 यूटी में और ऐड कर लूंगा तो 9 यूटी होनी चाहिए ना। आपने कहा 8 यूटी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 8 कैसे हैं, क्योंकि 2 यूटी कंबाइन हो चुकी है। उन दोनों यूटी को अब एक ही नाम से पुकारेंगे, आपको मैं अब दिखाने जा रहा हूँ। ये सारी बातें हम जीएसटी में जब मैं आऊंगा तो आपको यहाँ पे ये सारी नोटिंग कराऊंगा जी। सब नोटिंग हमें करनी है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, पहले 29 स्टेट थी, अब 28 स्टेट है। पहले 7 यूटी थी, अब 8 यूटी हैं। कैसे 8 यूटी हैं? एक तो दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके, उसके बाद अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा एंड दमन। अब ये दोनों एक हो चुकी हैं, पहले दोनों अलग अलग थी। पहले दादरा नगर हवेली, दमन एंड दियो, आपको शायद ध्यान आ रहा हो, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दियो, पहले ये दोनों अलग अलग थी, अब ये कंबाइन हो चुकी है। और ये लद्दाख, ठीक है जी। और एक है चंडीगढ़, और एक अदर टेरिटरी होता है जिसको हम जीएसटी में समझ लें। तो अभी तक समझो 1 2 3 4 5 6 7 8, आज हमारे इंडिया में 8 यूटी हैं जो ओरिजिनल हैं। एक अदर टेरिटरी है, इसको भी हम यूटी मानते हैं, बट ये अदर टेरिटरी क्या है अभी इसको छोड़ दो, जीएसटी में समझ में आएगा। अभी इतना समझो कि आज हमारे इंडिया में अगर कोई पूछे 28 स्टेट है और 8 यूटी,
और 8 यूटी कैसे हैं कि दमन एंड दियोब एक हो चुकी है और लद्दाख जो एक नई यूटी ऐड हुई है, तो 9 7 थी, 7 में से इन्होंने इसमें 2 ऐड कर दी, कितनी हो गई 9, और 9 में से एक जो है वो दूसरे के अंदर मर्ज कर दी, तो एक अगर माइनस करूंगा तो 8 यूटी हमारी बैलेंस है। तो मुझे फटाफट से बोल दो जी, आज अगर कोई आपसे पूछ ले कि इंडिया में स्टेट कितनी है तो क्या बोलोगे 28, और अगर पूछ ले कि यूटी कितनी है तो क्या बोलोगे 8, उस 8 यूटी के नाम गिनवा देना, वो यूटी आपके सामने। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का। अब सुना ध्यान से वो 35 एक्ट कैसे बने, इधर सुना ध्यान से। अब हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं और हमारे इंडिया में 8 यूटी हैं, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अब सर एक बात मैं सोच के बोला, जब मैंने बोला SGST, तो SGST मीन्स क्या होता है, स्टेट लेवल जीएसटी। तो ये जो SGST है ना, ये हर स्टेट का एक नहीं है, ये हर स्टेट का एक नहीं है, हर स्टेट का अपना अपना अलग एक्ट है। मतलब जितनी भी आज इंडिया में स्टेट हैं, हर स्टेट ने अपना जीएसटी एक्ट पास किया है, जिसको हम बोलते हैं SGST। तो आज जो आपके बिल में, अगर आपने कभी बिल ध्यान से देखा हो, CGST प्लस में SGST, अब जो ये SGST है, ये जो SGST है ना, ये हर स्टेट का अलग अलग एक्ट है। CGST सेंट्रल लेवल का है, पूरे इंडिया का सेम है। SGST सेंट्रल लेवल का नहीं है, स्टेट लेवल का है, इसलिए हर स्टेट का अलग अलग है। बच्चा कहता चलो आपकी बात मान ली भाई, एक तो हो गया CGST और 28 हमारी स्टेट हैं, तो 28 हमारे ये एक्ट हो गए। अब और बताओ, 28 आपके एक्ट ही होंगे, यहाँ पे आपके एक्ट होंगे 31 एक्ट। कैसे, अब सुना ध्यान से। अब जो ये आपकी यूनियन टेरिटरी है ना, जो ये आपकी यूनियन टेरिटरी होती हैं, यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है आपके सामने यहाँ पे नाम लिखिए। ये यूनियन टेरिटरी की 2 कैटेगरी होती हैं, विद लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर। मतलब ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनके अपने खुद की असेंबली है। आज सोच के बोला, क्या दिल्ली की, सर क्या दिल्ली की खुद की असेंबली है या नहीं है? यस, विधानसभा है। क्या दिल्ली में आपने कभी सुना होगा, कई लोग कहते हैं ना कि केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य हमें बनाना है, वैसे अभी यूटी है, कुछ सेंट्रल के कंट्रोल में, कुछ स्टेट के कंट्रोल में। तो दिल्ली जो है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली स्टेट नहीं है सर, दिल्ली स्टेट नहीं। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं अच्छा दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, हम तो सोच रहे थे कि दिल्ली एक कंट्री है। हाँ, पॉपुलेशन 2 करोड़ से ऊपर है, आप कंट्री समझोगे? आपको पता है, आपने कंट्री का नाम सुना भूटान? अगर आपने कंट्री का नाम सुना हो भूटान, और भूटान की पॉपुलेशन कितनी है? अगर किसी बच्चे को पता हो आज भूटान की पॉपुलेशन कितनी है, सर भूटान की पॉपुलेशन जो है आज पता कितनी है, 5 लाख। दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़ से ऊपर। सर दिल्ली कितने भूटान निकाल देगा, कितने भूटान दिल्ली अपने अंदर से निकाल देगा। दिल्ली को आप कम समझ रहे हो क्या? बट दिल्ली कंट्री नहीं है, दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली यूटी है, और यूटी है विद लेजिस्लेचर, जिसके अपने खुद का सीएम है, खुद की असेंबली है। और ऐसे ही आज पूरे इंडिया में जो 8 यूटी हैं, इस 8 में से 3 यूटी ऐसी हैं जो विद लेजिस्लेचर हैं, जिनके अपने खुद के सीएम हैं, खुद की असेंबली है। एक तो दिल्ली, और एक पौंडीचेरी, और एक जेएनयू। मेरे पीछे दोबारा बोलो, दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनयू। और जो ये 3 यूटी हैं जो विद लेजिस्लेचर वाली हैं, गवर्नमेंट कहते हैं इनको जीएसटी के लिए हम स्टेट मानेंगे। मतलब वैसे ही यूटी हैं, वैसे यूटी हैं, बट जीएसटी के लिए स्टेट मानेंगे। मतलब अगर आप दिल्ली में कोई भी सामान बिकेगा तो उसमें यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। अब ये यूटी जीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, वो सारी बातें हम देखेंगे। बट अभी इतना समझ लो कि आज दिल्ली में आप कहीं पर भी सामान लेने जाओ, अपना बिल चेक कर लेना, एसजीएसटी लगेगा। तो बच्चों के मन में क्वेश्चन आ आता है कि सर दिल्ली एक यूटी है, उसके बावजूद भी यूटी जीएसटी क्यों नहीं लगा, एसजीएसटी क्यों लगा? रीजन बिंग क्योंकि वो जीएसटी के लिए स्टेट। और ये बातें बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों को पता ना होने के अलावा उनको यही नहीं पता कि जीएसटी कौन सा लग रहा है, क्यों? उन्होंने कभी बिल चेक तो किया नहीं। और जिसने बिल चेक किया उसने कहा एसजीएसटी, बिल डस्टबिन में गया, उसके मन में विचार ही कभी उत्पन्न नहीं हुआ कि जब ये यूटी है तो एसजीएसटी क्यों लग रहा है। आज जेएन के यूटी है फिर भी एसजीएसटी क्यों लग रहा है?
और पौंडीचेरी जो है वो यूटी है, फिर भी एसजीएसटी क्यों लग रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ये तीनों यूटी ऐसी हैं जो विद लेजिस्लेचर हैं, इसलिए हम तीनों को स्टेट मानेंगे, यूटी नहीं मानेंगे। और हाँ, बाकी यूटी जो हैं उसको यूनियन टेरिटरी ही मानेंगे, वो सेंट्रल के ही कंट्रोल में है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट ये 3 यूटी ऐसी हैं जिसको हम स्टेट वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है जी? अब सोच के बोल देना 28 तो हमारी एक्चुअल स्टेट हो गई, बोलो 28 तो हमारी एक्चुअल स्टेट हो गई, और 3 यूटी ऐसी हो गई जिनको हम स्टेट मानेंगे। तो 28 और 3 31, टोटल 31 स्टेट मान ली गई हैं। तो 31 एक्ट आपके आ गए। ठीक है, अब मैं वापिस वहां पे आ रहा हूँ, देखो जी। अब यहाँ पे एक तो हो गया सीजीएसटी, 31 हो गए एसजीएसटी। कैसे? 28 एक्चुअल और 3 यूटी को स्टेट माना, 31 हो गए। यूटी जीएसटी हमारा एक ही एक्ट है। क्यों? क्योंकि यूटी होती है सेंट्रल के कंट्रोल में, उसका एक ही एक्ट है। आईजीएसटी ये क्या होता है आपको बताऊंगा, इसका भी एक एक्ट है, ये भी सेंट्रल के कंट्रोल में है। और जीएसटी कंपनसेशन एक्ट ये क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे, इसका भी एक एक्ट है। तो टोटल मिला के सर 35 एक्ट पास हुए हैं, 35 एक्ट, तब कहीं जाकर इंडिया में जीएसटी। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन गया एमसीक्यू के अंदर कि जीएसटी को लेकर आने के लिए कितने एक्ट पास हुए, आप तो बोल दोगे एक एक्ट पास हुआ, एक नहीं 35 एक्ट पास हुए, 35 एक्ट पास हुए, तब कहीं जाकर जीएसटी बना है। तो सर पहली बात तो हमने क्या देखा, एक्ट कैसे बनता है, और फिर हमारे सिलेबस में जो टैक्स हैं उसके एक्ट कौन कौन से। इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961, और जीएसटी के लिए कौन सा है, जीएसटी एक्ट है। अलग अलग एक्ट हैं, कौन कौन से, ये वाले आपके एक्ट हैं। ठीक है, तो एक बार ऐसा करो, ये बात ये लिखना जी यहाँ पे, ये लो, कस्टम वाला मत लिखना, लिखो जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम, लिखो फटाफट से। पर्टिकुलर इनकम टैक्स और जीएसटी जो हमारे सिलेबस में है, कस्टम आपको नहीं लिखना, कस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, ये सीए फाइनल के अंदर आएगा जी, अभी आपके सिलेबस में नहीं आएगा। तो लिखो फटाफट से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम। अब एक्ट में हमारा इनकम टैक्स में कौन सा एक्ट आ गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और जीएसटी में कौन कौन से आ गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी जीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2007। ठीक है जी, ये हमारे यहाँ पे आ गए जी। ये कई बच्चे लिख नहीं रहे जी, उनको नहीं पता उनका नुकसान होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लिखने के पैसे तो हैं नहीं, ठीक है ना? तो समझ रहे हो, कुछ बातें अच्छी होती हैं लिखनी, तो लिख लो इसको जल्दी फटाफट से। तो इनकम टैक्स का इनकम टैक्स एक्ट है, और जीएसटी का जीएसटी एक्ट है। ठीक है जी, उसके बाद देखो जी, अब प्रोविजन ऑफ एक्ट। अब देखो जी यहाँ पे प्रोविजन ऑफ एक्ट, इसमें क्या होता है, प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट, प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट, मतलब प्रोविजन जो है वो किस में लिखे होते हैं, एक्ट में लिखे होते हैं। ठीक है जी, लिखो जी यहाँ पे ये लो, जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे हमारे किस में हैं, एक्ट में है। तो जो भी आपके प्रोविजंस हैं वो सारे किस में हैं, एक्ट में है। ठीक है जी। अच्छा, आप में इसको बताएगा, आज जो इनकम टैक्स है क्या पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जेएनके, या पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है जेएनके को छोड़ के? सोच समझ के बोलना, क्या इनकम टैक्स पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जेएनके, या इनकम टैक्स पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है एक्सक्लूडिंग जीएनके? तो बताना चाहता हूँ इंक्लूडिंग जीएनके। और ऐसे ही जीएसटी जो है वो भी पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जीएनके। मतलब आज जीएसटी जेएनके पर भी है, आज जीएसटी पूरे इंडिया पर है, बट हाँ जेएनके पर ना जब जीएसटी बना था स्टार्टिंग से नहीं आया था, 1 जुलाई 17 से जीएसटी पूरे इंडिया पर था, जेएनके को छोड़ के। और जेएनके पर जो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ वो कब से एप्लीकेबल हुआ, 8 जुलाई से।
तो अगर बाई चांस कोई पूछ लेता है कि जेएनके पर जीएसटी के स्टार्टिंग से, आंसर इज नो। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक जेएनके पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था। 8 जुलाई को जेएनके पर जीएसटी भी एप्लीकेबल हो गया। तो आज, अगर मैं आज की बात करता हूँ, 12 फरवरी 2021, इनकम टैक्स पूरे इंडिया पर है इंक्लूडिंग जेएनके, और ऐसे ही जीएसटी पूरे इंडिया पर है इंक्लूडिंग जेएनके। ठीक है, देखो जी अगला पॉइंट, ये नहीं लिखना, एप्लीकेबिलिटी होल इंडिया इंक्लूडिंग जीएनके, और 1 जुलाई से 7 जुलाई तक होल इंडिया एक्सक्लूडिंग जीएनके, और 8 जुलाई से होल इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके। देखो, और ये आपका सेंट्रल लेवल का है, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल का है, इसमें एक एक्ट है और इसमें आपके 35 एक्ट है। ये टेबल आपके बहुत जरूरी है जी, इसमें से एक आधा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, एमसीक्यूज जो है तो यहाँ से जरूर बन सकता है, ये बात ध्यान दीजिए। हो गया जी, जल्दी लिखो फटाफट से। हो गया, लो जी, अब जाके ना हमारी एक्ट की सारी बातें हो गई है। अच्छा, ये 35 एक्ट कैसे बने ये भी लिखवा दूं, ये लो, सीजीएसटी एक एक्ट, एसजीएसटी 31 एक्ट। एसजीएसटी जो है उसके 31 एक्ट है, ठीक है जी। यूटी जीएसटी उसका एक एक्ट है, आईजीएसटी एक एक्ट है, और जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017, और ये भी सारे 17 ही है, ठीक है। और 31 एक्ट कैसे हैं, 28 स्टेट प्लस में 3 यूटी जो हैं, इसको हमने क्या माना है, डीम्ड स्टेट फॉर जीएसटी। कौन कौन सी, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जेएनके, ठीक है। ये 3 यूटी ऐसी हैं जिसको हमने जीएसटी के लिए स्टेट माना है, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जेएनके। इनको प्लस में 28 को मिलाकर कितने हो गए आपके, 31 एक्ट हो गए, ठीक है। तो अब जाके ना एक्ट कैसे बनता है वो सारी बातें हमने समझ लिया कि एक्ट बनता कैसे है, हमारे सिलेबस में जो टैक्स हैं उसमें कौन कौन से एक्ट हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी, और कितने एक्ट पास हुए हैं वो भी आपको बता दिया, ठीक है। लो जी, इधर सुना ध्यान से। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अगला पॉइंट हमारा आ रहा है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, इधर सुना ध्यान से, रूल्स का मतलब क्या है। अच्छा, आप में से कोई बताना चाहता है रूल्स, कभी आपने सुना हो, कभी नाम सुना हो, इनकम टैक्स रूल्स हो गया या कंपनी लॉ के रूल हो गया, आपने कई बार सुना जरूर होगा, किसी टीचर के मुंह से जरूर सुना होगा कि रूल्स कुछ होते हैं। कोई बताना चाहता है रूल्स का मतलब क्या होता है। रूल्स का मतलब ये होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ, रूल्स का मतलब ये होता है कि जो बातें आपकी एक्ट में लिखी हैं, जो भी बातें आपकी एक्ट में लिखी हैं उसको फॉलो कैसे किया जाएगा, वो सारी बातें रूल्स में होती हैं। सर एक्ट जो है ना, एक्ट जो है वो अपने एटीट्यूड में रहता है, वो अपने अहंकार में है, अपनी ईगो में है। मतलब कि एक्ट ये बात बोलता है कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, मतलब क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये सारी बातें जो हैं ये एक्ट में लिखी हैं। और जो भी होगा, जो भी होगा उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से किया जाएगा, वो सारी बातें रूल्स में लिखी होती है। सर नहीं समझ आ रहा, सर ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया, या आप समझाना क्या चाहते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। इनकम टैक्स के एक्ट में ये बात लिखी है कि अगर कोई पर्सन 2.5 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा। इनकम टैक्स के एक्ट में ये बात लिखी है कि अगर कोई पर्सन 2.5 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा।
अब अगर कोई रिटर्न फाइल करेगा तो वो कैसे फाइल करेगा, किस फॉर्म में फाइल करेगा, ये सारी की सारी बातें रूल्स मिलती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं आपको प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करना सिखाऊंगा तो आपने कभी सुना हो या नहीं सुना हो, और आपको पता होगा ITR 1 से लेके ITR 7 तक फॉर्म नंबर होते हैं रिटर्न। तो अभी ITR 1 हो गया, ITR 2 हो गया, ITR 3 हो गया, सारे फॉर्म नंबर कहाँ हैं, रूल्स में। तो मेनली काम क्या है कि एक्ट ने क्या बोला, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, जो भी काम करना है वो करना कैसे है, वो सारी बातें रूल्स में। आपने शायद, मुझे नहीं पता जी, किस बच्चे ने कंपनी लॉ पढ़ना स्टार्ट किया है, किस बच्चे ने कंपनी लॉ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। शायद आपने कभी एक वर्ड सुना होगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब जब भी कभी लॉ में वर्ड लिखा होता है एज मे बी प्रिस्क्राइब, इसका मतलब क्या होता है, रूल्स। कि जो बातें अब यहाँ पे लिखी हैं वो फॉलो कैसे करनी है, उसके लिए आप रूल्स फॉलो करो, वो बातें एक्ट में नहीं होंगी। तो पहली बात तो ये समझ लो कि आपके सिलेबस में इनकम टैक्स रूल्स नहीं है। कुछ जगह पे 4-5 रूल हैं जिसकी लिंकिंग आएगी, जहां जहां लिंकिंग होगी वहां वहां होंगे, अदरवाइज आपके एग्जाम में रूल्स नहीं। तो रूल्स का मतलब, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रूल का मतलब क्या होता है कि जो बातें एक्ट में लिखी हैं उस बातों को फॉलो कैसे करना है, किस तरह से वो बातें आगे चलेंगी, वो सारी बातें रूल्स में। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं सिंपल सी भाषा के अंदर बोलता हूँ कि एक्ट का मतलब क्या है, फटाफट से बोल दो। एक्ट का मतलब क्या है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। और रूल्स का मतलब क्या होगा, हाउ टू डू। एक्टर ने बोला ये काम करना है, ये नहीं करना, जो भी काम करना है उसको करने का तरीका क्या होगा, किस तरह से वो काम किया जाएगा, वो सारी बातें रूल्स में। अब सामने एक बच्चा बैठा है, बच्चा कह रहा है सर, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि जो बातें एक्ट में लिखी हैं उसको फॉलो करने का प्रोसेस क्या होगा, मतलब प्रोसीजर क्या होंगे, क्या हम ये बोल दें कि प्रोसीजर रूल्स में होते हैं? आंसर इज यस। आज जो प्रोसीजरल पार्ट होता है वो नॉर्मली आपका रूल्स के अंदर होता है। आपको मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। जब हम एक चैप्टर करेंगे आगे जाके, इनकम टैक्स जब हम स्टार्ट करेंगे, उसमें एक चैप्टर होगा PGBP का। अब ये क्या होगा अभी आपको नहीं पता, बस ये पता है 5 हेड होते हैं, उसमें PGP होता है। उसमें आपको एक बात बताऊंगा कि अगर कोई पर्सन एसेट परचेज करता है, अगर कोई पर्सन एसेट परचेज करेगा, ये बात अपने अकाउंट्स में भी की होगी कि जब भी आप एसेट परचेज करोगे ना तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। अब इनकम टैक्स एक्ट ये बात कहता है कि अगर किसी ने एसेट परचेज की उस पर मिलेगा डेप्रिसिएशन। एक बच्चा कहता है किस रेट से मिलेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब। रूल्स में जाओ, वहां देख लो। भैया हमारा काम क्या है कि अगर एसेट परचेज की डेप्रिसिएशन मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, वो सारी बातें रूल्स में। तो कहना क्या चाह रहा हूं जी, आपके सिलेबस में एक्ट भी हैं, कुछ हद तक रूल्स भी हैं, रूल्स सारे नहीं है, कुछ हद तक रूल्स भी हैं। बट इतना समझ लेना कि रूल्स जो हैं वो कभी भी एक्ट के अगेंस्ट बात नहीं करेंगे, एक्ट को फॉलो करने के लिए ही बात करेंगे। मतलब जो बातें एक्ट में लिखी हैं उसको किस तरह से फॉलो किया जाएगा, उसको किस तरह से प्रोसीजरल यूज करेंगे, वो सारी बातें आपके रूल्स के अंदर आती है। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जी। ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये रहा। रूल्स का मतलब क्या है, देखो री, सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ एक्ट। एक्ट का सपोर्टिंग सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन विद CBDT। ये CBDT क्या होता है, ये डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी अथॉरिटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी। रूल्स कैन नॉट ओवरराइड एक्ट। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि रूल्स जो हैं वो कभी भी एक्ट को ओवर रूल नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक्ट में लिखा है उसके अगेंस्ट कुछ बोल दे, नहीं, उसको फॉलो करने के लिए बोलेंगे, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद देखो जी, सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स गिव एम्पावरमेंट टू फ्रेम रूल। याद करो, आपको मैंने जब बताया था इनकम टैक्स एक्ट में टोटल मिला के 298 सेक्शन होते हैं, उसमें सेक्शन 295 जो है उससे पावर दी गई है कि आप रूल्स भी फ्रेम कर सकते हैं। मतलब जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स होगी आप रूल फ्रेम कर सकते हो, सेक्शन 295 के अंदर पावर दी गई है। वो सिंपल सी बात ध्यान देना, देखो मैंने क्रक्स में क्या लिखा है कि एक्ट आपको बताएगा व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, और रूल्स आपको क्या बताएंगे, हाउ टू डू। एक्ट में क्या लिखे होंगे, प्रोविजन, और रूल्स में क्या लिखे होंगे, प्रोसीजर। बस ये बात ध्यान देना। तो आज के बाद इन दोनों में बाइफरकेशन करके चलना। अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि बेटा एक बात बता, ये एक्ट क्या होता है, तो बोल देना व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ये बातें जो हैं ये बातें एक्ट में लिखी होती हैं। फिर बेटा ये रूल्स क्या होते हैं,
फिर आप क्या बोलोगे पापा कि जो बातें एक्ट में लिखी होती है ना उसको फॉलो करने के प्रोसीजर क्या होते हैं, वो सारी बातें आपकी रूल्स में लिखी होती हैं। तो रूल्स आपको प्रोसीजर बताते हैं, एक्ट आपको प्रोविजन बताते हैं। ठीक है, तो लिख लो ये भी फटाफट से रूल्स के बारे में। तो एक तो मैंने कहा था एक्ट आपको बताऊंगा जो हमारा हो चुका है, सेकंड मैंने कहा था रूल्स आपको बताऊंगा, तो ये रूल्स आपके सामने है। और ये सीबीडीटी की फुल फॉर्म लिख लेना जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये आपके सीबीडीटी की फुल फॉर्म है। ठीक है जी, और ये क्रक्स भी आपने लिखना है जी, ये क्रक्स भी आपने लिखना है कि एक्ट और रूल्स में मेनली क्या फर्क होता है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये बताता है एक्ट। हाउ टू डू का मतलब होता है कैसे करना है, मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि हमें करना क्या है, अब जो भी काम करना है वो करना कैसे है, उसके लिए रूल्स फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, तो एक्ट का क्या होता है, एक्ट में हमेशा क्या होता है कि ये बात आपको करनी है, इसका प्रोसीजर क्या होगा, वो सारी बातें क्या होंगी, एज मे बी प्रिस्क्राइब, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपका होता है रूल्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का रही, आगे चल सकते हैं। लो जी, इधर सुना ध्यान से। अब अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे है नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर क्या होते हैं, वो सुना ध्यान से। सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताना, बजट साल में क्या 5-6 बार आता है? सोच समझ के बोलना, जो आप बोलोगे उसके बेस पे आंसर लिखेंगे। क्या बजट साल में 5-6 बार आता है या बजट साल में एक बार आता है? बजट तो साल में एक बार आता है। अब 1 फरवरी को जो बजट आया था, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने काफी सारे चेंज किए। मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये आपका फाइनेंस बिल है इस बार के बजट का, उन्होंने इस बार ये चेंजेस प्रपोज किए। और मान लो ये चेंजेस जो हैं एक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्ट में कन्वर्ट हो गए, और जैसे एक्ट में कन्वर्ट हुए ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो गए इंक्लूडिंग जीएनके, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। बट गवर्नमेंट को ना एकदम लगा कि ये चेंज लेके आना है अभी, या ये जो अमेंडमेंट हमने की है इस अमेंडमेंट को हमें विड्रॉ करना है। मतलब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है, गवर्नमेंट कहती है इमीडिएट हमें चेंज लेके आना है, अब क्या करें, बजट तो आएगा नहीं। अब अगर मान लो गवर्नमेंट को एकदम चेंज लेके आना है, मतलब साल के बीच में कोई भी चेंज लेके आना है या कुछ भी विड्रॉ करना है, तो गवर्नमेंट कैसे करे, क्योंकि बजट तो साल में एक बार आएगा। तो गवर्नमेंट कहते इसलिए हमें कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं नोटिफिकेशन का। सर आप एक बात मुझे सोच के बोलना, इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन आती है किस लिए, कि अगर कोई चेंज लेके आना हो, कोई नई चीज लेके आनी हो या कुछ विड्रॉ करना हो, उसके लिए क्या आते हैं नोटिफिकेशन। सेम इनकम टैक्स में भी होता है कि अगर मान लो मुझे कोई नई चीज लेके आनी है और अभी लेके आनी है, ये यही टाइम है अभी मुझे अनाउंस करना है, बट मैं कैसे करूं, बजट अभी नहीं आ सकता, तो गवर्नमेंट कहते हैं उस केस में क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगी। इट मीन नोटिफिकेशन से क्या होगा कि अगर कोई चीज नई लेके आनी है, कोई चीज विड्रॉ करनी है, कुछ अमेंडमेंट्स करनी है साल के बीच में कभी भी, तो गवर्नमेंट कहती है वो नोटिफिकेशन से आप कर सकते हैं। बट हाँ, नोटिफिकेशन का ये फायदा होता है कि कभी भी आप इशू कर सकते हो, कभी विड्रॉ कर सकते हो। जो बातें परमानेंट होती हैं वो नॉर्मली एक्ट में होती हैं, जो बातें टेम्परेरी बेस पे होती हैं वो बातें नोटिफिकेशन के थ्रू होती हैं। और जो हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे, आपको पता होगा, आपको मैंने कहा था ना, देखो जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, इधर देखो ध्यान से, आपको मैं एक बार थोड़ा सा दिखाई दूं, ये कहाँ पे गया, हाँ, अब यहाँ पे अगर आपने देखा हो, जब हमारी पहली क्लास थी तो मैंने क्या कहा था कि अमेंडमेंट्स क्या हैं, एक तो फाइनेंस एक्ट 20, और देखो नोटिफिकेशन अप टू 30 अप्रैल, मतलब जितने भी आपकी नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पे सर्कुलर भी आएगा, क्लैरिफिकेशन बैंक, मतलब जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर क्लैरिफिकेशन हमारे एग्जाम से 6 महीने पहले तक इनकम टैक्स की होंगी या वो जीएसटी की होंगी, वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल होंगी।
तो ऐसा नहीं है जो बजट में चेंज आ गया वही चेंज फाइनल है। मतलब जो ये 79 चेंजेस इन्होंने रिकमेंड किए हैं, इसके अलावा और भी चेंज आ सकते हैं साल के बीच में। वो किस तरह से आएंगे? नोटिफिकेशन से आएंगे। तो अगर साल के बीच में कोई भी चेंज लेके आना है, कुछ भी विड्रॉ करना है, कुछ भी इंसर्ट करना है, वो सारी कैटेगरी जो होगी वो किस नोटिफिकेशन से होगी। तो आपको मैं दिखाता हूं, देखो जी यहाँ पे नोटिफिकेशन मीन्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीडीटी ब्रिंग चेंजेस इन द मिडल ऑफ ईयर। अगर साल के बीच में कोई चेंज लेके आना है, वो किस तरह से? बजट तो आएगा नहीं, किस तरह से आएगा? नोटिफिकेशन से आएगा। ऐड हम ऐड कर सकते हैं, और रिमूव द प्रोविजन ऑफ एक्ट बाइंडिंग फॉर डिपार्टमेंट एनएसएससी। मतलब जो ये नोटिफिकेशन होगी मुझे भी फॉलो करनी पड़ेगी, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात, बस ये बात ध्यान देना सर, हमारे एग्जाम में नोटिफिकेशन भी एप्लीकेबल हैं, बट सारी नहीं, एग्जाम से 6 महीने पहले तक। तो जैसे अब फाइनेंस एक्ट 2020 है, वो तो आ चुका है, वो तो हमारे एग्जाम में है ही है। अभी आज हमारी 12 फरवरी है, हमारे एग्जाम नवंबर में है, 30 अप्रैल आने में टाइम है। अब इसके बीच में जितनी भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो जीएसटी की हो, 30 अप्रैल तक हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। हाँ, अगर कोई नोटिफिकेशन 1 मई को आई है, 1 मई या उसके बाद की जो भी नोटिफिकेशन होगी, चाहे वो कितना ही मेजर चेंज क्यों ना हो, हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 6 महीने पहले तक की ये बात इंस्टीट्यूट ने खुद लिखा हुआ है। तो नोटिफिकेशन मींस क्या है कि अगर कोई भी चेंज लेके आना है, कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी रिमूव करना है, वो सारी बातें किसके थ्रू आएंगी? नोटिफिकेशन के थ्रू आएंगी। अब एक बच्चा कहता है सर नोटिफिकेशन के अलावा तो सर्कुलर भी तो होते हैं। यस, बट सर्कुलर का मतलब क्या होता है? क्लैरिफिकेशन। नॉर्मली सर्कुलर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। आपने शायद कई बार देखा होगा, ये लाइन लिखी होती है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, इसका मतलब क्या है? हम डाउट्स क्लियर करने के लिए ये सर्कुलर इशू कर रहे हैं। और ये डाउट्स किसके क्लियर किए जाते हैं? डिपार्टमेंट के, एसएससी के नहीं। मान लो एक लॉ बन गया, ध्यान सुनना जी, मान लो एक लॉ बन गया, उस लॉ में ना, उस लॉ में जो बातें लिखी हैं उसके डबल मीनिंग आ रहे हैं, एक मीनिंग कुछ और है, एक मीनिंग कुछ और है। एसएससी कह रहा है जी हम तो ये वाला मीनिंग लेंगे, डिपार्टमेंट कंफ्यूज है कि कौन सा मीनिंग सही है। तो ये डिपार्टमेंट की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है सर्कुलर। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सर्कुलर इशू करते हैं, ठीक है जी, क्लैरिफिकेशन इशू करते हैं, एक्सप्लेनेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर इशू करते हैं, एक्सप्लेनेशन इशू करते हैं, क्लैरिफाई, देखो क्या करते हैं? क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग मीनिंग ऑफ वेरियस प्रोविजन बाइंडिंग ऑन एओ नोट ऑन एसएससी एंड कोर्ट। मतलब ये एसएससी और कोर्ट्स पर बाइंडिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे फॉलो करने जरूरी है। तो इतनी सी बात ध्यान देना कि जब भी इनकम टैक्स में या जब भी जीएसटी में कोई भी सर्कुलर आएगा, वो मुझे फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। फॉलो कर भी सकता हूं, नहीं फॉलो कर सकता, बट डिपार्टमेंट जो होगा उसको फॉलो करना जरूरी है। तो इतनी बात ध्यान देना, नोटिफिकेशन दोनों पर बाइंडिंग होती हैं, बट सर्कुलर जो होते हैं वो डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग होते हैं, बट एसएससी और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं उस पर बाइंडिंग नहीं होते। और सर्कुलर कभी भी एक्ट को ओवररूल नहीं कर सकते, ये बात तो पता ही है भाई। जो बातें एक्ट में लिखी हैं उसको ओवररूल तो कोई भी नहीं कर सकता। तो चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, कोई भी एक्ट को कभी भी ओवररूल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपकी हैं, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। क्लियर हो गई हैं जी? फटाफट से अब एक बार लिख दो इसको, जल्दी लिखो। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखो री फटाफट से। कोई डाउट हो रही पूछ लेना, कोई भी डाउट हो, नंबर मैंने आपको दिया हुआ है जी, नंबर मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही दे दिया था। कोई भी डाउट हो उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, ठीक है जी। बाकी 16 तारीख से जो क्लास होंगी उसमें ये 3 क्लास तो आएंगी आएंगी, 2 क्लास बेसिक्स और होंगी, 5 क्लास के बाद फिर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे प्रॉपर नोटिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सा पॉइंट? ये वाला, ये वाला पॉइंट समझा दूं। इसका मतलब ये है
जैसे नोटिफिकेशन, एक बात मैं सोच के बोलना, आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी नोटिफिकेशन इशू की, अब गवर्नमेंट करिए, अगर हमने नोटिफिकेशन इशू की है ना, वो आपको भी फॉलो करनी है, और जो हमारा डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स उसको भी फॉलो करनी है, जीएसटी डिपार्टमेंट है उसको भी फॉलो करनी है। बट जो सर्कुलर होंगे ना, ये जो सर्कुलर हमने निकाला है, ये जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए निकाला है। तुम्हारे डाउट्स नहीं, तुम्हें जो इंटरप्रिटेशन लेनी है लो, क्योंकि अगर तुम गलत लोगे बाद में पकड़े जाओगे। बट हाँ, जो हम सर्कुलर निकाल रहे हैं वो डिपार्टमेंट को फॉलो करना जरूरी है। तुम फॉलो करोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं फॉलो करोगे अभी तो काम चल जाएगा, बाद में तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। तो लो, ये बात कहता है कि सर्कुलर डिपार्टमेंट के लिए तो बाइंडिंग है बट तुम्हारे लिए बाइंडिंग नहीं है, जबकि नोटिफिकेशन जो है वो सबके लिए बाइंडिंग है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है। लो जी, इधर देखो ध्यान से, अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमारा है केस लो। केस लो का मतलब क्या होता है, जैसे आपके कंपनी लो में केस लो आते हैं ना, कंपनी लो के अंदर केस स्टडी आती है, याद करो आपका कंपनी लो का पेपर केस स्टडी बेस होता है कई बार। ऐसे इनकम टैक्स और जीएसटी में ना केस लोस आते हैं। अब एक केस लो का मतलब क्या है, आपने कभी नाम सुना होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, क्या हाई कोर्ट पूरे इंडिया में एक है या अलग अलग एरिया वाइज है? एरिया वाइज है। पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है, अगर आपको पता हो, दिल्ली का अलग हाई कोर्ट है, हैदराबाद का अलग है, गुजरात का अलग है, हर एक एरिया वाइज जो होते हैं वो हाई कोर्ट होते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया एक ही होता है। आपको पता होगा दिल्ली में प्रगति मैदान के पास आपका सुप्रीम कोर्ट है। अब एक बात मैंने सोच के बोलना, आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास क्या हम कोई भी केस लेके जा सकते हैं? मतलब अगर कोई मेरा छोटा मोटा केस होगा तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इतने फ्री बैठे हैं कि कब विवेक जी आएंगे, कब कोई केस लेके आएंगे, वो केस हम डिसाइड कर देंगे? ऐसा होगा क्या? गवर्नमेंट कहती नहीं। कि पहली बात तो ये समझो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास वही केसेस जाएंगे जो क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड होंगे। एक बच्चा गिर गया, बच्चा कहता है क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? मेरे नोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून, मेरे पिंक। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है इंटरप्रिटेशन के मैटर। इट मीन जहां पर रिक्वायरमेंट है इंटरप्रिटेशन की। जैसे एक बात में सोच के बोलना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको मैं दिखाता हूं, ये आपके सामने इनकम टैक्स एक्ट है। वैसे तो ये 19 का है बट हमारे सामने 20 का है, बट ये आपके सामने इनकम टैक्स एक्ट है। अब जब मैंने इस एक्ट को खोला, इस एक्ट में एक लाइन लिखी है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है वो समझ नहीं आ रही, उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। बट एक केस है जो एविडेंस के बेस पे, एविडेंस है उसके बेस पे डिसाइड हो सकता है, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास मत आना। तो पहली बात तो ये समझ लो, ये सारी बातें हम आगे जाके करेंगे, बट अभी इतना समझ लो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी केस लेके जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई मैटर क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड होगा वही मैटर वहां जाएगा, सारे मैटर वहां नहीं जाएंगे। और क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन इशू। और आप सब जानते हो सुप्रीम कोर्ट तो सर हमारा अपेक्स कोर्ट है। अपेक्स का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट अथॉरिटी, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बोल दिया है ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो जाता है। हाई कोर्ट की जजमेंट सिर्फ उस एरिया में एप्लीकेबल होती है जहां का वो हाई कोर्ट होता है, बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। आप सब जानते हो सुप्रीम कोर्ट हमारा लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। इट मीन अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, उसने अफर्म कर दिया, पूरे इंडिया को मैटर फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर कोई मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया और उसने डिसाइड किया तो वो दिल्ली में एप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो जी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन गिव जजमेंट ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज लॉ ऑफ लैंड। और जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ उसी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में अप्लाई होगा जो उसके जुडिशन के अंदर है। तो सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट की जजमेंट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो होती है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाती है। ये बात ध्यान देना, ठीक है? तो आज ऐसे ही इनकम टैक्स और जीएसटी में कुछ केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो आपके सिलेबस में कवर हैं, उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां जहां वो केसेस आएंगे ऑटोमेटिकली हमारे क्लास में कवर होते रहेंगे। ठीक है, तो लो जी, फटाफट से अभी लास्ट पॉइंट उतार लो, केस लो का। ठीक है, तो आज हमने बातें कौन कौन सी, फटाफट से मुझे बोल दो जी। अब कौन कौन सी बातें आज हमने समझी हैं? पहली बात तो हमने समझी एक्ट कैसे बनता है। एक्ट बनने के लिए मैंने आपको क्या बताया? फाइनेंस बिल होता है, बजट स्पीच होती है, मेमोरेंडम टू एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल होता है, और उसके बाद मैंने फिर आपको बताया था फाइनेंस एक्ट होता है।
पहले क्या होगा, फाइनेंस बिल होगा। दो तरह के होंगे बिल, दो तरह के, मनी ऑर्डिनरी। मनी बिल का जो पार्ट है वो हमारा फाइनेंस बिल है। टैक्सेशन के मैटर मनी बिल में है, अदर मैटर ऑर्डिनरी बिल में है। पहले कहाँ जाएगा, लोकसभा, फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जैसे ही वो साइन करेगा एक्ट बन जाएगा। ये एक्ट बनने का प्रोसेस है। इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 बने हैं। जीएसटी के लिए 35 एक्ट बने हैं। सीजीएसटी एक, फटाफट से बोलते रहो सर। एसजीएसटी 31, 31 कैसे, 28 स्टेट हैं, 3 यूटी को स्टेट मान लेते हैं, 31 एक्ट ये बने। यूटी जीएसटी एक एक्ट बना है, आईजीएसटी एक एक्ट बना है, और जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट आपका एक एक्ट बना है। टोटल मिला के 35 एक्ट पास हुए हैं। फिर बात करेंगे रूल्स की। रूल्स का मतलब ये होता है कि जो बातें एक्ट में लिखी हैं उसके प्रोसीजर क्या होंगे, फॉलो कैसे करनी होंगी, वो सारी की सारी बातें आपके रूल्स में आती हैं। नोटिफिकेशन, अगर कोई भी चेंज लेके आना है, कुछ भी विड्रॉ करना है, ठीक है जी, और कोई भी नई कोई भी चेंजेस हैं, वो सारी की सारी बातें इमीडिएट अगर करने हैं तो वो नोटिफिकेशन से होते हैं। नोटिफिकेशन सबके ऊपर बाइंडिंग होती है, सबको फॉलो करनी जरूरी होती है। सर्कुलर जो होते हैं सीबीडीटी इशू करते हैं, डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग होते हैं। कोई क्लैरिफिकेशन अगर लेके आनी होती है, कोई हमें चीज क्लियर करनी है, डाउट्स क्लियर करने हैं, उसके लिए आते हैं सर्कुलर। केस लो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट हमारी अपेक्स अथॉरिटी है, लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। हाई कोर्ट जो होता है उसी एरिया में एप्लीकेबल होता है जहां का वो जजमेंट होता है। ये सारी बातें हमने की हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा बेस क्लियर हो गया कि जो बातें आपने मुझसे फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, आपको ये नहीं पता था कि एक्ट बनता कैसे, पता था बट ये नहीं पता था कि आपको दो तरह के बिल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप सुना ध्यान से। अब क्लास नंबर 4 जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो आपकी ड्राइव के ऊपर आएगी, उसमें जो हम बेस क्लियर करेंगे, अब वो सुन लो जी। उसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट बातें करेंगे। एक तो जीएसटी की डेफिनेशन को हम समझेंगे अच्छे से। अप्रोक्सीमेट हमारा 1 से 1.5 घंटा जो है वो जीएसटी की डेफिनेशन में लगेगा। बच्चा कह रहा है क्या बेकार की बातें करो, 3 लाइनों की थी। आपको दिखाऊंगा वो 3 लाइनों की नहीं है, वो पूरा जीएसटी लो ही उसमें है। उस 3 लाइनों में पूरा जीएसटी लो समाया हुआ है। तो फीलिंग जो है ना आपको जीएसटी की, क्लास नंबर 4 से आना स्टार्ट हो जाएगी कि वाकई ही जीएसटी एक्चुअल में है क्या। तो जीएसटी की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद जीएसटी की डेफिनेशन करने के बाद ना, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको मैंने कहा था ना कि सारी बातें संविधान में लिखी हैं। तो ये जीएसटी कौन लेकर आया, कैसे लेकर आया, किस लिस्ट में है, ये सारी बातें जो हैं ये भी थोड़ी बहुत जो है हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो मेरे लिए बस ये लगा लो, अगली क्लास में जीएसटी की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ हमारा जीएसटी स्टार्ट हो गया। अभी तक नहीं आ रही। अभी तक तो बस ये फीलिंग भी नहीं आ रही कि टैक्स हमारा स्टार्ट हो गया। अभी तक तो ये फीलिंग आ रही होगी कि कुछ हमारा बेसिक्स चल रहा है, और ये बेसिक्स जो है इवन टैक्सेशन का नहीं है, नॉर्मली सब चीजों का है। बट हाँ ये तो पता लग गया कि हमारे टैक्स के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ये बात तो क्लियर हो चुकी है ना, पक्का पक्का। तो बाकी 4th क्लास से एक तरह से हम जर्नी स्टार्ट कर देंगे अपनी जीएसटी की। चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं करेंगे, बट जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 4th क्लास से जितनी बातें होंगी ना, अब वो सारी जीएसटी की होंगी। अब कोई इनकम टैक्स की बातें नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। जो डिस्कशन होगी अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी की होगी क्लास नंबर 4 से। ठीक है जी। बट वो 16 तारीख से स्टार्ट होगी जी। तो ये 3 क्लास आपकी यूट्यूब पर हैं, इसको आप देख सकते हो। बाकी मैंने 2 नंबर आपको पहले दिए थे, ये वाले नंबर, इस पे कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हो। इस पे सिर्फ कॉल कर सकते हो। कोई भी अगर इंक्वायरीज, कुछ भी डाउट हो, आप इसके थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है जी। बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम 16 तारीख को गूगल ड्राइव के ऊपर। ठीक है जी। गूगल ड्राइव पर आपकी क्लासेस आ जाएंगी, तो क्लासेस में मुलाकात करेंगे। आपके डाउट्स हमारे लाइव होंगे। ठीक है जी। लाइव डाउट सेशन होंगे एप्लीकेशन के थ्रू, या आपने नाम सुना होगा गूगल मीट के थ्रू। आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओगे। जितने बच्चे मेरे ग्रुप में ऐड होंगे उसी में ही हम सब कुछ अपनी बातचीत करेंगे, वहीं डाउट सोल्व करेंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स अगर आएंगे, लाइव डाउट सेशन हफ्ते में हमारे सैटरडे और संडे को होंगे। ठीक है। फिर अगर थोड़ा बहुत हमारा जीएसटी जब हो जाएगा, उसके बाद फिर हर संडे हम रिवीजन भी किया करेंगे जीएसटी की। और बाकी टेंशन मत लो। ठीक है जी। बहुत मजा आने वाला है, बच्चों को पता है। ठीक है। चलो जी, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में गूगल ड्राइव पर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, खुश रहा करो। ठीक है। और पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, अच्छे इंसान बनो, और जल्दी जल्दी ये इंटर क्लियर करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। बाय बाय जी।